हेलो। बेटे आप लोगों को आवाज आ रही है? थोड़ा सा कुछ। ओके। सो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स हम डिस्कस कर रहे थे, और कल हमने टिश्यू स्टार्ट किया था। टिश्यू में फर्स्ट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था, और उस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में बेसिकली हमने टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंप्लीट किया ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, है ना। ओरिजिन के हिसाब से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कितने टाइप के हैं उस चीज को देखा था। अब आता है कि पोजीशन के हिसाब से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कितने टाइप के हैं, उसको देखना है। 9599370392। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हमने कंप्लीट किया ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, दैट इज आप कह सकते हैं एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम भी था, उसको हमने प्रो मेरिस्टेम या यू मेरिस्टेम के नाम से देखा था, प्राइमोडियल मेरिस्टेम भी बोल सकते हैं। फिर एक प्राइमरी मेरिस्टेम था, एम्ब्रियोनिक में सीड जर्मिनेशन हो गया तो रेडिकल प्रिम्यूल की जो टिप पे प्रेजेंट होगा वो प्राइमरी मेरिस्टेम हो गया। और फिर एक हमने पढ़ा सेकेंडरी मेरिस्टेम की, एक सर्टेन एज के बाद कुछ प्लांट ऐसे हैं या कुछ ग्रुप ऐसे हैं एंजियोस्पर्म में जहां पे सेकेंडरी मेरिस्टेम का ऑप्शन है। सो सेकेंडरी मेरिस्टेम का मतलब ये हुआ कि एक सर्टेन एज के बाद बनेगा ना, ऑलवेज नहीं होगा। और उसमें भी ये चीज आएगी कि सेकेंडरी मेरिस्टेम, एक मिनट बेटा ये कुछ फिर से इशू है। यस, 15 मिनट्स लेट हो गए हम। ओके, हो गए सारे इशू क्लियर। आपका चैट बॉक्स नहीं आ रहा था मेरे पास तो। सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ब्यूटी, गुंजन, फरहीन, सरफराज, फरहीन, प्राची, विश्वजीत, रितु, बरखा, हिमांशु, विधि, समीर, प्रशांत, अंशिका, तान्या, फरहीन, शिवानी, शिवानी जैन, जोबिया एंड प्रवीण कूल, लास्ट में जो मुझे दिखाई दे रहा है वो। अब हम फिर से एक रैपिड रिवीजन कि हमने कल पढ़ा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो कॉन्स्टेंटली डिवाइड करते हैं, और उनको सिर्फ डिवाइड ही करना है। जब वो डिवाइड करना बंद करेंगे तो उन्हें एक फंक्शन दे दिया जाएगा, उनका एक स्पेसिफिक फंक्शन होगा। उस पॉइंट ऑफ व्यू से फिर वो परमानेंट टिश्यू बन जाएंगे। परमानेंट टिश्यू डिवाइड नहीं करते। एक बेसिक क्राइटेरिया यही है कि जो डिवाइड करते हैं वो मेरिस्टेम, और जो डिवाइड नहीं करते वो परमानेंट। कैसे चेंज हुए? बाय द प्रोसेस कॉल्ड डिफरेंशिएशन। ये हो गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। अब मेरिस्टेमेटिक को हमने डिवाइड किया। फर्स्ट क्राइटेरिया था हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, तो जो एम्ब्रियो में प्रेजेंट है दैट विल बी एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम। सीड जर्मिनेट कर गया, एक छोटा सा एक्सेस बन गया जो हमने सीडलिंग या प्लांट एक्सेस के हिसाब से देखेंगे तो जो टिप्स पे प्रेजेंट है रेडिकल पिम्यूल में, वो बन गया हमारा प्राइमरी मेरिस्टेम।
फिर एक सर्टेन ये ग्रोथ हो जाएगी प्लांट की, इससे जितनी भी प्लांट की ग्रोथ होगी उसको हम प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट बोलेंगे। जो परमानेंट टिश्यू बनेंगे वो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू कहलाएंगे। ऐसे चलता रहेगा, प्लांट की वेजिटेटिव फेज होती रहेगी। अब कुछ प्लांट ग्रुप ऐसे हैं लाइक जिम्नोस्पर्म है या फिर डाइकॉट्स हैं, जहां पे एक सर्टेन टाइम के बाद दोबारा से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनते हैं। ऐसा नहीं कि वो बचे हुए हैं, वो पहले से नहीं थे, सब चेंज हो गए, अब दोबारा बनेंगे। तो दोबारा बनेंगे तो कैसे होगा, तो पहले अगर डिफरेंशिएशन हुआ तो अब दोबारा डी डिफरेंशिएशन होगा, बैक टू द मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। परमानेंट टिश्यू वापस मेरिस्टम में चेंज हो रहे हैं। अब जो मेरिस्टम बना उसको हमने सेकेंडरी बोल दिया, और ये सेकेंडरी रहेगा, चाहे इस साल बने, अगले साल बने या आने वाले कई सालों तक बने। इट इज कॉल्ड सेकेंडरी, बिकॉज प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ तो हो चुकी है, अब केवल सेकेंडरी ग्रोथ होना बाकी है, तो उनको हमने सेकेंडरी मेरिस्टम का नाम दे दिया। और काम इनका भी वही है कि ये भी डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद कहीं ना कहीं ये भी परमानेंट टिश्यू बनाएंगे। अब ये जो परमानेंट टिश्यू बनाएंगे दोज विल बी सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू, तो उसके हिसाब से फिर हमने इनको सेकेंडरी मेरिस्टम का नाम दिया है ना। तो ये ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हमें पढ़ना है टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, कि प्लांट में ये टिश्यू कहां प्रेजेंट है, इस बेस पे हमें चीजों को देखना है ना। तो ये आएगा। अब इसमें जैसे हमने ये टिश्यू कंप्लीट कर लिया था एनाटॉमी में, ओके। अब हमारे पास ये हमारा पहला क्राइटेरिया था मेरिस्टम बेस्ड ऑन द ओरिजिन। एक प्रो मेरिस्टम था, प्राइमरी मेरिस्टम था, सेकेंडरी मेरिस्टम था। नाउ कम्स टू मेरिस्टम्स बेस्ड ऑन पोजीशन, है ना। पोजीशन के हिसाब से हमें देखना है। अब पोजीशन के हिसाब से देखना है तो ये तीन अलग अलग टाइप का है। क्या टाइप है उनको भी देखते हैं, है ना। पोजीशन के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। मैं एक ब्लैंक पेज लेके आता हूं, यस। अब आप इस पे देखिए, हमारा क्राइटेरिया आता है, सो वी विल स्टार्ट विद मेरिस्टम्स on the basis of पोजीशन। अब जब आप पोजीशन के हिसाब से मेरिस्टम्स को देखेंगे तो ये तीन टाइप के हैं। पहला कहलाता है एपिकल मेरिस्टम, दूसरा बन जाएगा इंटरकैलरी, और तीसरा बन जाएगा लेटरल मेरिस्टम। सो ये थ्री डिफरेंट टाइप्स के हो गए, है ना। मीनू अमर ने लिखा हुआ है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बेटा। सो एपिकल क्या है, अब जैसे मान लीजिए ये एक्सेस है प्लांट का, ये तो सॉइल का लेवल हो गया, ये इस तरीके से प्लांट ऊपर ग्रो कर रहा है फॉर एग्जाम्पल, है ना। ये प्लांट इस तरीके से कहीं ना कहीं ग्रो कर रहा है ना। यहाँ से ब्रांचेस भी बन गई प्लांट के अंदर, इस तरीके से, ठीक है। तो जहां से ब्रांच अराइज होती है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नोड होगा, जैसे आपने स्टेम में पढ़ा। यहाँ क्या होगा, यहाँ भी नोड प्रेजेंट है, ये भी एक नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ब्रांच, लीफ, जो भी स्ट्रक्चर है वो हम हमेशा नोड से बनाते हैं। तो ये स्ट्रक्चर हमारे पास बन के तैयार हो गए, है ना। नीचे इनका रूट सिस्टम होगा, जैसे भी ये ग्रो कर रहा है प्लांट तो ये रूट्स बन गई, है ना, लाइक दिस, है ना। अब अगर हम कहें कि पहला मेरिस्टम हमारा क्या है प्लांट में, एपिकल मेरिस्टम, की एपेक्स पे प्रेजेंट है, तो एपिकल मेरिस्टम कहलाएगा। अब एपेक्स कहाँ होता है, एपेक्स को मैंने आपको पढ़ाया कि आपने जब इसको बनाया भी था तब भी ये बात थी कि यहाँ पे क्या होगा, एग्जैक्टली शूट का एपेक्स होगा, जिसको कवर अप किया गया होगा बाय द यंग लीफ। जैसे आपने मॉर्फोलॉजी में बड का स्ट्रक्चर बनाया, ये लीफ है प्राइमोडिया, ये ऑलरेडी मैंने आपको मॉर्फोलॉजी में समझाया था कि एक बर्ड सी प्रेजेंट, और ये बर्ड हर जगह होगी। लाइक ये बर्ड अगर आप यहां देखेंगे तो यहाँ पे भी होगी, और उसके हिसाब से ये, क्योंकि जो टिप्स है वो ग्रो करती रहती है। टिप्स पे जो हमारे स्टेम है, एपेक्स पे किसी ब्रांच का एपेक्स हो सकता है या पूरे मेन स्टेम का भी एपेक्स हो सकता है। सो दीज आर डिफरेंट बर्ड्स और उनके लीफ प्राइमोडिया हैं। तो जो एपेक्स पे प्रेजेंट होगा वो क्या कहलाएगा, एपिकल मेरिस्टम।
एपेक्स में हमारे पास क्या है, जैसे ये शूट एपेक्स है वैसे यहां पे जो आपने बनाया था वो मेरिस्टेमेटिक एरिया, ये रूट एपेक्स था। रूट में भी आपने जो है वो जोन ऑफ सेल डिवीजन लिखा था, या उसको हमने मेरिस्टेमेटिक जोन बोला था। तो पोजीशन के हिसाब से क्योंकि ये एपेक्स पे आ रहे हैं, एट द टिप ऑफ द ब्रांच होगा या मेन स्टेम होगा या रूट टिप होगी, तो जो एपेक्स पे प्रेजेंट है वो क्या कहलाएगा, एपिकल मेरिस्टेम कहलाएगा, है ना। तो अब एपिकल मेरिस्टेम कहां पे होगा, एट एपेक्स। और इसमें क्या क्या चीजें आ जाएंगी, ये लिखा हुआ है, एक शूट एपेक्स आ गया और एक रूट एपेक्स आ गया। तो एपेक्स पे प्रेजेंट है तो क्या बन गया, एपिकल मेरिस्टेम। ये तो बात हो गई कि एपिकल मेरिस्टेम के एग्जांपल क्या है, तो आप बोलोगे रूट एपेक्स एंड शूट एपेक्स। बट नीट में एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि रूट एपेक्स की पोजीशन क्या है। रूट एपेक्स एपिकल है, सब एपिकल है, टर्मिनल है या सब टर्मिनल है, बताइए इनमें से क्या आंसर आएगा। रूट एपेक्स की पोजीशन क्या है, एपिकल, सब एपिकल, टर्मिनल या सब टर्मिनल। यस, आप में से कोई आंसर देगा। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ रूट एपेक्स, एपिकल, सब एपिकल, टर्मिनल एंड सब टर्मिनल आर द गिवन ऑप्शंस। प्रशांत ने लिखा है टर्मिनल, फिर सरफराज ने लिखा है एपिकल, फरहीन ने एपिकल, दीपांशु ने सब टर्मिनल, प्रवीण ने लिखा है सब एपिकल, फिर शिवानी ने एपिकल, प्रतिभा एपिकल, ब्यूटी एपिकल, फरहीन नाज टर्मिनल। ऑलमोस्ट सबने सारे ऑप्शंस दे दिए, तो अब मैं किसको सही बोलूं और किसको गलत बोलूं, है ना। देखो अभी क्योंकि आपके सामने तो टॉपिक है, तो टर्मिनल या सब टर्मिनल की तो कोई बात ही नहीं हो रही, क्योंकि आप ऑलरेडी आपके सामने बनाइए कि रूट एपेक्स एपिकल मेरिस्टेम का एग्जाम्पल है। तो आंसर सीधे सीधे क्या आ जाएगा, एपिकल मेरिस्टेम आ जाएगा ना, टर्मिनल और सब टर्मिनल नहीं आएंगे। अगर एपेक्स ये है, मान लीजिए ये रूट का एपेक्स है, तो ये टर्मिनल जोन हुआ ना, जहां पे लास्ट आएगा वो टर्मिनेट मतलब लास्ट, और एपेक्स मतलब जहां से शुरू हुआ। तो शुरू अगर रूट यहां से हुआ तो यहां टर्मिनेट कर जाएगा। तो इस जगह पे जहां पे मैंने ये व्हाइट सा डॉट बना दिया, इस जगह पे तो कोई मेरिस्टेम है ही नहीं ना, यहाँ पे तो मैचुरेशन जोन आएगा। एक रूट का स्ट्रक्चर तो आप मार्फो में पढ़ ही चुके हो, ये तो मार्फोलॉजी के हिसाब से भी क्वेश्चन कर सकते थे कि रूट का एपेक्स कहाँ प्रेजेंट होगा, तो क्यों एपिकल मेरिस्टेम हो गया, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है एनसीईआरटी ने कि रूट एपेक्स एपिकल मेरिस्टेम का एग्जाम्पल है। बट जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो राइट आंसर क्या आएगा, सब एपिकल आएगा, है ना। राइट आंसर इसका क्या बनता है, सब एपिकल। क्यों बनता है सब एपिकल, बिकॉज रूट के एपेक्स के ऊपर आपने रूट कैप बनाई है, तो सबसे ऊपर बेसिकली क्या आ जाएगा, रूट कैप आएगा। यहां पे टॉप पोजीशन क्या बन जाएगी, रूट कैप की, और रूट कैप के पीछे रूट कैप जो है उसके बैक में आपको जो है वो रूट का एपेक्स आएगा, उसके बैक में इलॉन्गेशन, और सबसे बैक में जो अगर आप देखेंगे तो मैचुरेशन जोन। तो मैचुरेशन जोन हो गया टर्मिनल, सब टर्मिनल हो गया इलॉन्गेशन, क्योंकि मैचुरेशन से ठीक पहले होगा इलॉन्गेशन जोन। नीचे से अगर आप देखोगे तो टिप पे आएगा रूट कैप, और टिप के पीछे रूट का एपेक्स। तो एक्चुअली रूट एपेक्स की पोजीशन क्या हो गई, सब एपिकल। हालांकि सब एपिकल टाइप का कोई मेरिस्टेम नहीं होता। जब आपसे पूछा जाएगा कि रूट एपेक्स कैसा मेरिस्टेम है, तो एपिकल मेरिस्टेम है। बट पूछा जाए कि रूट मेरिस्टेम की पोजीशन क्या है, और ऑप्शन में सब एपिकल दिया है, तो राइट आंसर सब एपिकल हो जाएगा, है ना। ऐसे ही शूट एपेक्स की पोजीशन क्या आएगी, सेम ऑप्शन आपको दे दिए जाए, बताइए शूट एपेक्स कहां प्रेजेंट होगा। सरफराज ने लिखा टिप एपिकल में ही आएगी। टिप तो बेटा एपिकल मेरिस्टेम के अंदर आ रही है, लेकिन पोजीशन जब आप देखोगे तो वो सब है ना, क्योंकि अगर चार लोग खड़े हुए हैं, ए बी सी डी है, तो अब आप ये कहें कि ए और बी स्टार्टिंग में आते हैं, लेकिन ये तो पता है ना कि सबसे ऊपर ए आता है, उसके बाद बी आएगा। ऑब्वियस है कि वाई और जेड जो है वो लास्ट में आएंगे, तो जेड बिल्कुल टर्मिनेट करेगा, वाई बिल्कुल टर्मिनेट नहीं कर सकता। वाई सब टर्मिनल हो गया, जेड टर्मिनल हो गया, ए एपिकल हो गया, तो बी सब एपिकल हो गया। तो प्लांट में भी सेम सिचुएशन है। हमने जब मेरिस्टेम बनाया तो कोई सब एपिकल मेरिस्टेम नहीं बनाया, हमने सिर्फ ये लिखा कि ठीक है एपेक्स पे प्रेजेंट है। एपेक्स और पोजीशन एपिकल होना दो अलग अलग चीजें हैं। एपेक्स का मतलब होता है ऊपर का हिस्सा, अब ऊपर में बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे है या बाउंड्री लाइन से थोड़ा सा पहले है, इतना डिफरेंस करना है आपको। तो जब मेरिस्टेम के हिसाब से पूछा जाएगा तो रूट का एपेक्स कैसा होगा, एपिकल मेरिस्टेम है। बट जब पोजीशन में कहा जाए कि रूट एपेक्स कैसा है, तो एपिकल है, सब एपिकल है, टर्मिनल है, सब टर्मिनल है, तो आंसर क्या हो गया, सब एपिकल हो गया।
ऐसे ही अब शूट का बताइए कि शूट का एपेक्स कैसा है। प्रशांत ने लिखा था सब टर्मिनल और जोबिया ने लिखा है एपिकल। अब शूट एपेक्स में देखो, शूट एपेक्स में जब हमने इसको खोल के बनाया था तब भी आपको बताया था ये शूट एपेक्स ऐसा बनेगा, ये एग्जैक्टली एपेक्स है, और इसको कवर अप करने के लिए जो नीचे से लीफ है ना वो आएंगी प्रोटेक्शन देने के हिसाब से, लाइक दिस। तो ये लीफ तो एक्चुअली नीचे से अराइज हुई है ना, नीचे नोड प्रेजेंट है, ये तो केवल अभी कवर अप कर रखी है, बाकी पता ही है कि लीफ तो खुल जाएंगी और जो एपेक्स है वो ऊपर ग्रो कर जाएगा। तो शूट एपेक्स अभी भी टॉप मोस्ट पोजीशन पे ही है। अब ये सब टर्मिनल, इसके लिए क्या होगा टर्मिनल, नहीं ये वाला हिस्सा, ये एपेक्स हो गया, फिर ये सब एपेक्स यानी सब एपिकल हो गया, फिर यहाँ पे क्योंकि स्टेम यहाँ पे खत्म हो रहा है तो ये सब टर्मिनल है, और उसके ठीक लास्ट में जहां पे भी बाउंड्री लाइन मानोगे वो आप टर्मिनल मान लो। तो टर्मिनल और सब टर्मिनल तो केवल ऑप्शंस में दे दिए गए क्योंकि वो तो मैच्योरेशन जोन के हैं। आपसे पूछा जा रहा है मेरिस्टेमेटिक के बारे में, बस समझना ये कि एपिकल और सब एपिकल में डिफरेंस कैसे करोगे। तो रूट एपेक्स क्योंकि रूट कैप टर्मिनल पोजीशन पे है इसलिए रूट एपेक्स सब टर्मिनल सब एपिकल हो गया, लेकिन शूट के ऊपर कोई शूट कैप नहीं है। शूट को कवर करने के लिए जो यंग लीफ है भी तो वो अराइज तो नीचे से हुई है ना, वो तो केवल कवर कर लिया है, पता है कि लीफ खुलेगी और एपेक्स ऊपर ग्रो कर जाएगा, तो इसलिए शूट एपेक्स एपिकल ही आता है, बट रूट एपेक्स कैसा हो जाएगा, सब एपिकल हो जाएगा, है ना। तो जैसे हमने कहा कि हम जब एक जर्नलाइजेशन पढ़ते हैं कि स्टार्टिंग में आपको सिर्फ ये पढ़ा दिया गया कि ये एपेक्स पे प्रेजेंट है, लेकिन जब आप इसको अलग अलग क्लैरिफाई करोगे तो आपको अलग अलग ही ध्यान रखना होगा, बिकॉज दोनों तरीके से आपके पास है ऑप्शंस, कि ऑप्शंस अगर वैसे दे रखे हैं तो आपको आंसर सब एपिकल करना है रूट एपेक्स के लिए, और अगर आपसे सिर्फ पूछा जाए कि रूट एपेक्स कैसा है तो ठीक है एपिकल मेरिस्टम का एग्जाम्पल है, क्योंकि तब आपके ऑप्शन ये होंगे एक्चुअली कि रूट एपेक्स कैसा है, एपिकल है, इंटरकैलरी है, लेटरल है, या ऑल या नन, कुछ ऐसे दे दिया जाए तो इन तीनों में से चूज करोगे तो ऑप्शन के हिसाब से एपिकल हो जाएगा। बट जब ये वाले 4 ऑप्शन होंगे एपिकल, सब एपिकल, टर्मिनल, सब टर्मिनल, तो अब आंसर क्या करना है, अब आंसर रूट के लिए सब एपिकल, बिकॉज रूट कैप एपिकल पोजीशन पे होती है ना। सरफराज सर टर्मिनल और एपिकल में से कह रहा था, ओके। और प्रशांत ने लिखा है सर इसका मतलब टर्मिनल ओल्ड साइड होगा। हाँ, टर्मिनेट मतलब जहां पे पार्ट खत्म होता है, तो खत्म रूट कहां पे हो रही है, जहां पे सॉइल के पास आ रही है, जहां से ऊपर आप स्टेम बना रहे हो, रूट यहां खत्म हो रही है, शुरू यहां से हो रही थी, स्टेम शुरू कहीं ऊपर से हो रहा है, खत्म यहां पे हो रहा है, तो टर्मिनेट का मतलब होता है एंड पॉइंट, तो जहां पे एंडिंग हो रही है वो देखना है हमें, और एपेक्स का मतलब होता है स्टार्ट पॉइंट, जहां से रूट या शूट स्टार्ट हो रहा है वो स्टार्ट पॉइंट कहलाएगा। तो ये एपिकल मेरिस्टम के बारे में हो गया। अब एपिकल मेरिस्टम से होगा क्या, प्लांट की लेंथ इंक्रीज होगी क्योंकि टिप पे प्रेजेंट है, तो अगर आप इसको एक्सिस के हिसाब से समझेंगे तो लाइक दिस कि भाई ये वाला हमने बनाया, ये ऐसे इलोंगेट करने में हेल्प करेगा। अगर ये ब्रांचेस है तो ब्रांचेस भी ऐसे ही जाएंगी इसी डायरेक्शन में, है ना। अगर ये रूट है तो रूट ये नीचे की तरफ ग्रो कर जाएगी। तो हो क्या रहा है, अपने एक्सेस में प्लांट मतलब अपनी लंबाई में इंक्रीज कर रहा है, तो पोजीशन के हिसाब से तो ये एपिकल है, और क्योंकि ये स्टार्टिंग में बन जाएगा तो ओरिजिन के हिसाब से कैसा बन जाएगा, फिर ये प्राइमरी बन जाएगा, क्योंकि आपने प्राइमरी मेरिस्टम के एग्जाम्पल में लिखा कि जो लेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो प्राइमरी कहलाते हैं, और लेंथ किसकी वजह से हो रही है, एपिकल मेरिस्टम की वजह से इंक्रीज हो रही है। ठीक है, ये पहला हो गया, दैट इज कॉल्ड एपिकल मेरिस्टम। अब हम दूसरे पे चलते हैं। सेकंड वन हमारा क्या है, इंटरकैलरी मेरिस्टम है एक। ये इंटरकैलरी का मतलब एक्चुअली होता है इन बिटवीन, इसका मतलब क्या है, इन बिटवीन, बीच बीच में। तो होगा क्या कि जैसे ये एक्सिस था मान लीजिए शुरू में इतना, तो एपेक्स यहां पे था, ठीक, ये एपेक्स बन गया, शूट का एपेक्स, लीफ प्राइमोडिया कवर कर लेंगे। अब एक टाइम के हिसाब से क्या हुआ, ये ग्रो कर गया यहां, फिर क्या हुआ आगे कुछ 3-4 महीने बाद यहां, इसके हिसाब से यहां। कल भी आपको बताया था कि ये एपेक्स यहां है तो अब यहां पहुंच जाएगा, क्योंकि एपेक्स उतना ही रहता है, ये यहां पहुंच जाएगा, ये यहां पहुंच जाएगा। तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हुआ, ये अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, लेंथ बढ़ती जा रही है, लेकिन क्या एपेक्स में कोई चेंज आया, एपेक्स तो उतने का उतना ही रहा। अब होगा क्या कि जब यहाँ पे ये परमानेंट टिश्यू ऐड होंगे तो बीच बीच में कहीं कहीं पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स छूट जाएंगी। दीज आर द मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो लेफ्ट हो गई हैं, जो बीच में छूट गई हैं परमानेंट टिश्यू, क्योंकि यहाँ पे तो मैचुरेशन जोन बन गया, तो अब यहाँ पे तो जो टिश्यूज आएंगे वो सब परमानेंट आएंगे।
यही एरिया वो है जहां से आपने नोड समझा था, क्योंकि आपने लिखा था कि स्टेम इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ नोड इंटरनोड। तो एक्चुअली नोड से कोई भी चीज क्यों बन जाती है? बिकॉज नोड एनाटॉमी के हिसाब से वो एरिया है जहां पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू छूट गए। दीज आर द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लाइंग इन बिटवीन परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू के बीच बीच में आ गई है। क्यों? क्योंकि जब ये ग्रो कर रहा है, यहां था फिर यहां हुआ, जब ये यहां से आ जाएगा तो यहां पे परमानेंट टिश्यू ऐड हो गए, तो हो सकता है कुछ 4-5 सेल यहां छूट गई, डिवाइड तो वो भी कर रही होंगी, तो यहां पे मेरिस्टेमेटिक जोन बन गया छोटा सा। फिर यहां आ गया, यहां से जब प्लांट यहां पहुंचेगा तो ये मेरिस्टेम तो यहां पहुंच जाएगी, यहां तक 4-5 सेल्स छूट गई तो ये मेरिस्टेमेटिक एरिया बन गया। ऐसे ये जब आगे जाएगा तो यहां छूट जाएगा। तो एवरी टाइम क्या हो रहा है, थोड़ी थोड़ी दूर पे जो परमानेंट टिश्यू के बीच में मेरिस्टेमेटिक सेल्स छूट गई हैं, उन्हीं को इंटरकैलरी मेरिस्टेम बोलते हैं। तो इंटरकैलरी का लिटरल मीनिंग होता है इन बिटवीन, विच आर लेफ्ट बिहाइंड परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू के बीच बीच में। और ये टेम्परेरी होते हैं, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे ये परमानेंट में ही चेंज हो जाएंगे, क्योंकि वो उनकी एक्चुअल पोजीशन नहीं है, वो तो एपिकल मेरिस्टेम का पार्ट थे, तो उन्हें एपेक्स पे ही होना चाहिए था, वो तो छूट गए। अगर वो छूट गए हैं तो मेरिस्टेमेटिक एरिया को रिप्रेजेंट करेंगे। तो दीज आर द टिश्यू जो बीच बीच में छूट गए। रूट में ये चीज आती नहीं, क्योंकि रूट में आपको पढ़ाया था कि रूट में तो कोई नोड इंटरनोड होते नहीं। नोड इंटरनोड आपने कहां पढ़ा है? केवल स्टेम या ब्रांचेस में पढ़ा है। तो आपको इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहां दिखाई देगा? केवल आपको ब्रांच या स्टेम में दिखाई देगा, वो रूट में नहीं मिल सकता। तो इंटरकैलरी आपको रूट में कहीं नहीं मिलेंगे, ये आपको कहां मिलेंगे? ये आपको स्टेम में मिलेंगे, और अगर स्टेम ब्रांच है तो उसकी ब्रांचेस में मिल जाएंगे, स्टेम एंड इट्स ब्रांचेस। और ये कहां मिलेंगे? यूजुअली एट द नोड, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि ये सिर्फ नोड पे होंगे, कई बार ये इंटर नोड पे भी हो जाते हैं, नोड के बीच में कहीं यहां पे भी छूट जाएगा। तो दिस इज ऑल्सो द पॉसिबिलिटी, क्योंकि ये तो डिपेंड करता है कि वो बीच में छूट गए। तो जैसे ग्रासेस है, तो ग्रासेस के अंदर क्या होता है, कई बार ये इंटर नोड पे भी प्रेजेंट होते हैं। नोड पे तो प्रेजेंट मोस्ट ऑफ द प्लांट में ही, बट समटाइम्स दे आर प्रेजेंट एट इंटर नोड ऑल्सो। सो इंटरकैलरी क्या हो गए? वो टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो परमानेंट टिश्यू के बीच बीच में आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो ग्रो कर रहा था, स्टेम या ब्रांच की लेंथ इंक्रीज हो रही थी। अब लेंथ इंक्रीज होने में परमानेंट टिश्यू बनते जा रहे हैं, मेरिस्टेम डिवाइड कर रहा है, परमानेंट बना रहा है। जब मेरिस्टेम यहां से आगे मूव करेगा तो एक्चुअली कुछ सेल्स अगर बीच में छूट जाएंगी तो वो मेरिस्टेमेटिक एरिया डेवलप कर लेंगे। दैट मेरिस्टेमेटिक एरिया इज कॉल्ड इंटरकैलरी मेरिस्टेम, जो यूजुअली अगर हम मॉर्फोलॉजी के हिसाब से देखें तो नोड पे प्रेजेंट होगा, बट समटाइम्स इट इज प्रेजेंट ऑन इंटर नोड ऑल्सो। एग्जाम्पल जैसे ग्रासेस है, ग्रासेस के इंटर नोड पे भी होता है। अब यहाँ पे ये भी एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने दिया हुआ है कि स्टेटमेंट के तरीके से कि हर्बीवोरस एनिमल क्या करते हैं, ग्रासेस को ग्रेज करते हैं और फिर से ग्रासेस बन जाती हैं। भाई अगर किसी कैटल को देखोगे किसी ग्रास लैंड में, तो वो ग्रासेस को यूज करता जा रहा है एज ए फीड, वो फॉडर की तरीके से उसको कंज्यूम कर रहा है। तो अब क्या होगा, एक हफ्ते बाद फिर से वहां से ग्रास बन के तैयार हो गई। क्यों? क्योंकि इंटरकैलरी मेरिस्टेम है। जब तक ये मेरिस्टेम, टिप तो टूट गई, ग्रास को पकड़ के अगर कैटल ने खा लिया तो ऊपर से तो ग्रास को तोड़ दिया, तो टिप तो खत्म हो गई, फिर भी ग्रासेस ग्रो कर गई। कहां से ग्रो करेंगी? ऑब्वियस है इंटरकैलरी मेरिस्टेम से ग्रो करेंगी, जो नोड पे प्रेजेंट है। क्योंकि आपको ग्रासेस में रनर भी पढ़ाया था कि भाई नोड अगर छूट गया और सॉइल के कांटेक्ट में आया तो फिर वो लीफ और ब्रांचेस और एडवेंटिशियस रूट्स में डेवलप कर लेगा। तो बिकॉज ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टेम ग्रासेस स्प्रेड करती चली जाती हैं, ऑल्दो दे आर ग्रेजेस बाय द हर्बीवोरस एनिमल। हालांकि उनकी ग्रेजिंग होती है बाय हर्बीवोर्स, बट फिर भी जो है वो ग्रो करती हैं बिकॉज ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टेम। अब इंटरकैलरी मेरिस्टेम से क्या होगा, ये क्योंकि यहां से ब्रांच डेवलप हो रही है, यहां से लीफ डेवलप हो रही है, तो ये प्लांट का एक्सेस हो गया, ये प्लांट की साइड ग्रोथ हो गई। तो एक्सेस में अगर यानी प्लांट की लेंथ इंक्रीज हो रही है तो बिकॉज ऑफ एपेक्स, ऊपर एपेक्स है और एक नीचे एपेक्स है, शूट का एपेक्स, रूट का एपेक्स। बट अगर साइड में ब्रांचेस बन रही हैं तो साइड में ब्रांच क्यों बन रही है? बिकॉज ऑफ इंटरकैलरी, क्योंकि जब तक इंटरकैलरी नहीं होगा तब तक साइड से ब्रांच नहीं बनेगी। तो प्लांट की जो भी प्राइमरी ग्रोथ है वो दो वजह से हो गई, एक तो एपेक्स पे जो टिश्यू है उस वजह से हो गई और एक इंटरकैलरी की वजह से हो गई। तो ये आपने ऑलरेडी पढ़ा था, है ना। प्राइमरी के एग्जाम्पल में आपने क्या लिखा था, आप कल वाली क्लास में देखिए। तो प्राइमरी मेरिस्टेम के एग्जाम्पल में लिखा है एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, है ना। तो हमने दोनों की पोजीशन पढ़ ली और ओरिजिन के हिसाब से, क्योंकि ये बने हैं एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम से, इसलिए ये प्राइमरी मेरिस्टेम कहलाएंगे। इनकी वजह से प्लांट में प्राइमरी ग्रोथ होती है, ठीक है। प्राइमरी में एक एग्जाम्पल आपने और भी पढ़ा था, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, वो हम बाद में देखेंगे। हमने कल भी देखा, कहा था कि हम उसको लास्ट में कहीं देखेंगे, है ना।
ये प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ हो गई एपेक्स की वजह से और इंटरकैलरी मेरिस्टेम की वजह से। क्लियर? ओके, प्रशांत एपिकल हो गया। थैंक्स सर फराज एंड प्रशांत, ठीक है ना। सो ये हमारी बात हो गई एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम की। अब चलते हैं लेटरल मेरिस्टेम पे। लेटरल क्या होगा? मान लीजिए प्लांट ग्रो कर गया जितना भी ग्रो करना था, लाइक ये अगर मैं बनाऊं तो ये सॉइल का लेवल है ना, सॉइल का लेवल है, तो मान लीजिए ये पूरा ट्री बन गया, पूरा एक कंप्लीट, है ना, ऊपर ब्रांचेस बन गई, ग्रोथ हो गई, वॉट एवर एल्स, है ना, लाइक दिस। नीचे भी जो है वो एक मोटी सी रूट बन गई है और उससे भी अलग अलग ब्रांचेस जो बननी थी, सॉरी, तो ये जो ब्रांचेस हैं वो बन के तैयार हो गई, है ना। तो एक ट्री बन गया पूरा, या एक प्लांट बन गया। प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ हो रही है, वो अपने एक्सिस पे ग्रो करता जा रहा है और अपनी साइड ब्रांचेस जो बननी थी वो हो गई। अब क्या हो रहा है, एक टाइम आएगा जब इस प्लांट में ये जो डायमीटर है जो स्टेम का, तो ये जो डायमीटर है ये इंक्रीज होगा, इसकी ग्रेथ, इसका जो डायमीटर है ना वो बढ़ेगा। ये कैसे बढ़ेगा? क्योंकि अगर मैं इसको एक्सप्लोर करके बनाऊं तो ये इस तरीके से कि ये प्लांट की एक्सिस है ना, ये सेंटर वाला डॉटेड लाइन जिस पे प्लांट मोटाई में ग्रो कर रहा है। तो होगा क्या, इसमें यहां पे एक मेरिस्टेम प्रेजेंट होगा, यहां, ये लेटरल साइड हो गई। डॉटेड लाइन प्लांट का अगर एक्सिस है, ये एक्सिस है तो उसके ये साइड में प्रेजेंट है, तो ये कहलाता है लेटरल मेरिस्टेम, क्योंकि ये लेटरल साइड पे प्रेजेंट है। ये क्या कहलाएगा? लेटरल मेरिस्टेम कहलाएगा, क्योंकि पोजीशन के हिसाब से ये साइड में आ रहा है, पैरेलल टू द एक्सिस। ये एक्सिस है तो ये पैरेलल है। अगर इसको ट्रांसफर सेक्शन में देखोगे तो मान लीजिए ये ट्रांसफर सेक्शन में कट करूं तो ये इसका टीएस हो गया जहां से सर्कल बना है, तो सेंटर में तो ये प्लांट का एक्सिस हो गया। मेरिस्टेम जो ये बना है व्हाइट से वो कहां जाएगा? ये लेटरल मेरिस्टेम है, जो पहली वाली डॉटेड लाइन है वो। ये जिगजैग कर देता हूं, दिस इज कॉल्ड लेटरल मेरिस्टेम, क्योंकि ये प्लांट के लेटरल साइड पे प्रेजेंट है। ये जब ग्रो करेगा ना तो स्टेम ऐसे अपना डायमीटर, चारों तरफ से ग्रोथ बराबर होगी तो स्टेम का डायमीटर बढ़ जाएगी, जो ग्रेथ है वो इंक्रीज हो जाएगी, तो स्टेम कैसा बन जाएगा? यहां से बड़ा हो जाएगा, लाइक दिस। अब ये मेरिस्टेम यहां आ गया, तो ये ब्रांच या ओल्ड स्टेम का डायमीटर जो इंक्रीज करेगा ना वो लेटरल मेरिस्टेम करेगा। ये सब लेटरल मेरिस्टेम बने हुए। तो ये एक्सिस के साइड में प्रेजेंट है, तो साइड में प्रेजेंट है तो इसलिए हमने क्या नाम दे दिया? लेटरल मेरिस्टेम दे दिया यहाँ पे, है ना, क्योंकि ये पोजीशन के हिसाब से कैसा आएगा? लेटरल। इसके एग्जाम्पल में क्या आएंगी? जितनी भी कैम्बियम थी, ऑल कैम्बियम, हम बहुत सारी कैम्बियम अभी पढ़ेंगे, बट जितनी भी कैम्बियम है हमारे सिलेबस में वो सब पोजीशन के हिसाब से कैसी हैं? लेटरल है। फरहीन ने लिखा है सर पोजीशन ऑफ शूट एपेक्स टर्मिनल है या एपिकल? बेटा एपिकल है, इतनी देर से समझाया तो आपको। टर्मिनल तो जहां पे खत्म होगा वो होगा। अगर आप एक स्टेम बना रहे हो तो स्टेम में ये वाला पोर्शन एपेक्स हुआ ना, ये पोर्शन यहाँ पे स्टेम खत्म हो गया क्योंकि इसके नीचे रूट है, तो ये इसका टर्मिनेट पॉइंट हुआ, और क्योंकि इसके ऊपर कुछ नहीं था तो ये एपेक्स ही रहेगा। यहां पे अगर हम कुछ बना ले तो ये सब एपेक्स हो गया। टिप से पहले कुछ पढ़ोगे तो ये सब टर्मिनल हो गया। अब आपसे कहा जाए कि कहां प्रेजेंट है, तो एपेक्स पे ही तो शूट एपेक्स है, यहीं पे तो यंग लीफ के प्राइमोडिया बनाते हैं, तो शूट एपेक्स एपिकल पोजीशन पे आएगा, है ना, एपेक्स आएगा। टर्मिनल, मैंने आपको क्या बोला था अभी कि टर्मिनल और सब टर्मिनल तो ऑप्शंस क्रिएट करने के लिए दिए गए। मैचुरेशन जोन पे तो ना मेरिस्टेमेटिक आएगा, मैचुरेशन जोन तो परमानेंट टिश्यू का बना होता है। अगर आपसे कहा जाए कि परमानेंट टिश्यू सबसे ज्यादा कहां पे होंगे, सबसे पुराने कहां पे होंगे, तो फिर आपके लिए बात आएगी टर्मिनल या सब टर्मिनल की। अभी तो हम मेरिस्टेमेटिक पढ़ रहे हैं, जब तक आप मेरिस्टेमेटिक पढ़ रहे हैं तब तक हमारे लिए दो ही ऑप्शन है, एपेक्स और सब एपेक्स। उसमें भी केवल रूट का एपेक्स के लिए इश्यू है कि कहने को तो वो एपिकल मेरिस्टेम है, बट एक्चुअली वो एपिकल ना होकर सब एपिकल होना चाहिए, क्योंकि रूट के ऊपर, रूट के मेरिस्टेम के ऊपर भी एक स्ट्रक्चर है जिसको हम रूट कैप कहते हैं। अगर आप ये कह दें कि भाई रूट का एपेक्स एपिकल मेरिस्टेम है, तो व्हाट अबाउट रूट कैप, फिर आप रूट कैप की पोजीशन क्या दोगे? अगर एक बिल्डिंग 20 मंजिला की है तो आपने कहा कि जो 20th फ्लोर पे है वो टॉप पे ऑक्युपाई है, वो टॉप मोस्ट पोजीशन है,
ग्राउंड पे जो ग्राउंड है, अब ग्राउंड पे नीचे तो जमीन है तो ऑब्वियस सी बात है उसके नीचे तो नहीं जा सकते, बट अगर 21 फ्लोर बना दिया जाए तो फिर 20th फ्लोर पे जो है वो एपेक्स पे थोड़ा आएगा, वो टॉप पे थोड़ा आएगा, वो टॉप से ठीक नीचे आएगा, सेकंड टॉप मान लेंगे आप उसे, क्योंकि टॉप पे तो 21st फ्लोर पे जो है वो आएगा, जो 20th फ्लोर है वो 21st के ठीक नीचे। ऐसे यहां भी है रूट कैप, क्योंकि टिप पे प्रेजेंट है तो एक्चुअली क्वेश्चन तो ये होगा ना कि रूट कैप की पोजीशन एपिकल होती है, नॉट रूट एपेक्स की पोजीशन एपिकल हो। रूट एपेक्स कैसा बन जाएगा, फिर सब एपिकल बन जाएगा। तो याद तो ये रखना है कि रूट एपेक्स सब एपिकल है और जो शूट एपेक्स है वो एपिकल है ना, ये आपको समझना है। इस पेज पे जो मैंने आपको समझाया वो लेटरल मेरिस्टम था कि प्लांट का एक एक्सिस है और ये इसके साइड में है, दो नहीं है बेसिकली, ये रिंग है ऐसे, तो प्लांट का स्टेम डायमीटर होगा, तो ये डायमीटर है, तो इस डायमीटर में ही पूरा ये डायमीटर की फॉर्म में ही मेरिस्टम है, तो ये डायमीटर बार बार अपना जो है वो एरिया बढ़ाता चला जाएगा, तो प्लांट की मोटाई बढ़ती जाएगी। जो ब्रांच होगी या जो स्टेम होगा वुडी स्टेम, ओल्ड ब्रांच, ये नहीं कि आप यंग ब्रांच में पहुंच जाओ कि सर हम यहां से कट करें तो क्या मिलेगा, यहां से कट करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, आप यहां से कट करिए, या ये ब्रांच अगर बहुत मोटी हो गई है तो ठीक है आप यहां से भी कट कर सकते हैं, बट आप ये कहें कि मैं बिल्कुल टिप पे कट करूंगा तो टिप पे लेटरल मेरिस्टम नहीं मिलेगा, क्योंकि लेटरल मेरिस्टम सेकेंडरी ग्रोथ करता है और वो लाइफ में एक सर्टेन एज के बाद होती है। जब एक पार्ट एक सर्टेन एज पैरामीटर को क्रॉस कर लेगा तब बात आएगी कि लेटरल मेरिस्टम बने और उसका एक्स डायमीटर इंक्रीज हो, ग्रिथ इंक्रीज हो। तो लेटरल मेरिस्टम आपको वुडी जो ओल्डर पार्ट ऑफ द प्लांट है उनमें मिलेगा, क्लियर। और इससे क्या होगा, इससे केवल डायमीटर इंक्रीज होता है, इससे लंबाई चौड़ाई साइड ग्रोथ का कोई मतलब नहीं है, इससे तो केवल उस ब्रांच की मोटाई इंक्रीज हो जाएगी, है ना। इस एग्जाम्पल में क्या आएगा, जितनी भी कैम्बियम है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इन टर्म्स ऑफ पोजीशन अगर कहा जाए तो दे आर लेटरल इन पोजीशन। कैम्बियम की पोजीशन क्या होती है, लेटरल होती है ना। ओरिजिन क्या होगा, दैट मैटर्स, वो अलग अलग केस है ना। ओरिजिन के हिसाब से ये सारे सेकेंडरी नहीं हो सकते, क्योंकि जो आपने कल पढ़ा था इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, तो वो तो आपने प्राइमरी में लिखी हुई है, उसके अलावा जितनी भी आएंगी वो यहां पे आएंगी, है ना। तो अभी हम पोजीशन की बात कर रहे हैं, तो वो पोजीशन में कैसा हो गया, लेटरल मेरिस्टम हो गया, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आप इसको बैक टू द टॉपिक लेके जाएं। मैंने आपको सारा समझा दिया। एक बार अगर आप एनसीईआरटी के हिसाब से देखोगे कि टिश्यू या मेरिस्टेमेटिक जोन को अगर हम पोजीशन के हिसाब से देखें तो पहला केस हमारा क्या है, ये फर्स्ट वन है, एपिकल मेरिस्टम। यहाँ पे लिखा है, लिखा जरूर एनसीईआरटी में ये कि एट द टिप ऑफ रूट एंड शूट। टिप का मतलब एपिकल पोजीशन नहीं है यहाँ पे, है ना, तो इसलिए टिप पे प्रेजेंट है तो एपिकल मेरिस्टम का नाम दे दिया। अब यहाँ पे लिखा है कि रूट एपिकल मेरिस्टम ऑक्युपाइज एट द टिप ऑफ द रूट, बार बार टिप आएगा, बार बार एपिकल या सब एपिकल पोजीशन की कोई बात नहीं हो रही, है ना। जबकि शूट एपिकल को अगर आप देखोगे तो ऑक्युपाई एट द डिस्टेंट मोस्ट रीजन ऑफ द स्टेम एक्सिस, स्टेम में जितना दूर का एक्सिस होगा वहां मिलेगा आपको। फिर जब आप स्टेम के अंदर लीफ का फॉर्मेशन या इलोंगेशन पढ़ोगे तो आपको यहाँ बताया कि कुछ जो है वो लेफ्ट बिहाइंड होंगे, ये शूट एपिकल मेरिस्टम से, यहीं पे आगे जाके एक्सिलरी बड बनेगी। एक्सिलरी बड भी कहाँ थी, नोड पे प्रेजेंट थी, कि लाइक ये आपने एपेक्स बनाया तो ये तो हो गया एपिकल मेरिस्टम। अब जब ये ग्रो करेगा तो मान लीजिए यहाँ पे ये छूट गया तो यहीं से ये एक्सिलरी बड, जिसके एक्सिल से एक लीफ निकल आएगी लाइक दिस। ऐसे यहाँ पे अगर ये छूट गया तो यहाँ पे छूट गया तो ये एक्सिलरी बड यहाँ पे बन गई, और फिर यहाँ से भी जो है वो एक लीफ बन के तैयार हो जाएगी, है ना। तो इस तरीके से ये फिर नोड वाले एरिया बनते चले जाएंगे, तो लीफ अलग हो गई और वो स्टेम जो है वो एलोंगेट करता चला जाएगा, है ना। और यहाँ पे चाहे तो ब्रांच बनाइए लीफ से, जो एक्सिलरी बड है उससे आप चाहे ब्रांच बनाइए, फ्लावर बनाइए, इन्फ्लोरेसेंस बनाइए, जो चाहे बना सकते हैं। इट कैन फ्रॉम ए ब्रांच और ए फ्लावर, फ्लावर का ग्रुप है तो इन्फ्लोरेसेंस, कुछ भी ऑप्शन आ सकता है ना। प्रशांत शर्मा ने लिखा है ग्रोथ के हिसाब से देखेंगे, ओके अच्छा, आपने तो किसी और को रिप्लाई किया हुआ है। सदफ ने लिखा था सर पर जब आपने फ्लावर बताए थे तो टिप पर और वो टर्मिनल फ्लावर कहे थे, तो बेटा अगर मैंने फ्लावर भी टिप पे बताया था कि ये फ्लावर बन गया ये, तो ये आपने टर्मिनल इसलिए कि आपने इस फ्लोरल एक्सिस का लास्ट कंसिडर किया। फ्लोरल एक्सिस कहां से शुरू होता है पता नहीं, या तो मैं समझा नहीं पा रहा या शायद आप समझ नहीं पा रहे, बिकॉज मेरे हिसाब से तो बड़ी सिंपल सी चीज है कि ये एक्सिस शुरू कहां से होगा,
इसके लिए मेरिस्टम कहां पे था, इसके लिए मेरिस्टम आपने यहां बनाया ना, मैं कलर चेंज कर देता हूं आप। इसके लिए मेरिस्टम ये है, अगर मेरिस्टम ये है और ये ऐसे ग्रो करेगा, ये तो ये यहां से ग्रो कर रहा है, तो इसकी पोजीशन अगर आपने कहा कि ये फ्लावर यहां पे है, तो फ्लावर के हिसाब से अगर आप ये कहें कि ये टर्मिनल फ्लावर है, तो ठीक है कि वो एक्सिस के लास्ट में बन रहा है, तो ये टर्मिनल फ्लावर हो गया। टर्मिनल में भी हमने कहा कि ये एक्सिल में है, तो ये सॉलिटरी एक्सिलरी हो गया। इसको टर्मिनल ना बोल के तो आपने लिखा था एक्सिलरी, अकेला है तो सॉलिटरी। यहां पे मान लीजिए अगर कोई फ्लावर बना, तो आपने ऐसे लिखा था कि ये टिप पे बन गया, तो ये सॉलिटरी टर्मिनल हो गया। लेकिन उस केस में जो आप यहां पे पढ़ रहे हैं, ये फ्लोरल एक्सिस के हिसाब से चीजों को पढ़ रहे हैं, यहां पे आप इसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के हिसाब से नहीं पढ़ रहे, है ना। एक चीज अच्छे से याद रखिए कि हम जब कोई चीज को पढ़ते हैं, तो जो चीज आपको पढ़ाई जाती है जिस जगह, वो केवल वहीं पे अप्लाई करनी है, उसको रैंडमली बिखेरना नहीं है कि ये चीज मैं हर जगह अप्लाई कर लूं, हर जगह अप्लाई नहीं होती, है ना। तो ये भी आपको समझना है कि जब आप फ्लावर के हिसाब से पढ़ रहे हो, तो मान लीजिए टिप पे फ्लावर बन रहा है, तो वो टर्मिनल है। अब आप कहें कि सर क्या वो एपिकल है, मेरिस्टम वहां पे जो होगा वो एपिकल ही रहेगा, बट फ्लावर की पोजीशन, फ्लावर इज द परमानेंट पार्ट। अभी आप पढ़ रहे हो मेरिस्टम, आप परमानेंट चीजों को मेरिस्टम में अप्लाई करोगे तो सारे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। आपको मेरिस्टम की चीज मेरिस्टम में रखनी है, परमानेंट की चीज परमानेंट में रखनी है। अगर आप ये कहें कि एक फ्लोरल बड है, और उस फ्लोरल बड का क्या केस आएगा, तो फ्लोरल बड बनाओगे तो यहां पे मेरिस्टम आएगा ना। ये मान लीजिए फ्लोरल बड है, तो ये मेरिस्टम है जो आगे जाके गाइनिशियम में चेंज होगी। यहाँ पे जो लीफ थी, तो यहाँ पे मान लीजिए एक स्टेमन बन गया, यहाँ पे ये आपने पेटल्स बना दिए, और ये आपने कैलिक्स यानी सेपल बना दिए, ये फ्लावर बन गया। अब आपसे कहा जाए कि गाइनिशियम कहां से बनी, तो अगेन मेरिस्टम से बनी। हमने पढ़ा था कि सेंटर मोस्ट पोजीशन केवल कार्पेल की आएगी। तो अगर आप, अब ये क्या है, ये पूरी बड है, तो आप बड के अंदर जिसमें मेरिस्टम भी है और परमानेंट भी है, तो उस बड की पोजीशन आप पूरी टर्मिनेट करके कंसिडर कर रहे हैं। और यहां पे आप क्या पढ़ रहे हैं, केवल उस टिप को देख रहे हैं जिस टिप पे केवल कार्पेल बनी होगी इन टर्म्स ऑफ फ्लावर, क्योंकि आपने फ्लावर के रिस्पेक्ट में ये क्वेश्चन किया। तो दो अलग अलग चीजें हैं। जब आप एक फ्लावर बनाएंगे तो उसमें आप पूरा कंसिडर कर रहे हैं, दैट इज द टिप जहां गाइनेशियम बननी है, एंड नीचे के सारे स्ट्रक्चर्स जिसमें एंड्रोशियम, और फिर उससे पीछे करोला, उससे पीछे कैलिक्स, फिर एक स्टॉक आपका फ्लावर आएगा। दोस ऑल आर परमानेंट टिश्यू। तो हम उस परमानेंट के हिसाब से उसको पढ़ते हैं कि वो बिल्कुल लास्ट पे बन गया, प्लांट की ब्रांच या फ्लोरल एक्सिस के बिल्कुल लास्ट पे बन गया, तो हमने बोल दिया कि फ्लावर कैसा है, वो टर्मिनल फ्लावर है। अगर आप ये कहें कि उस फ्लावर के अंदर गाइनीशियम की पोजीशन क्या है, तो वो टर्मिनेट नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगी, एपिकल पोजीशन कहलाएगी, बिकॉज गाइनीशियम केवल ऐसा है जो मेरिस्टम से बनता है। बाकी जो कैलिक्स बने, करोला बने, एंड्रोशियम बने, वो अगेन सेम केस होगा जैसे आपने ये बनाया कि नोड से अलग अलग लीफ अराइज हुई, और वो लीफ मॉडिफाई होके स्टेमन, फिर उसके बाद जो है वो उसमें बन गया कैलिक्स यानी पेटल बन गए बाहर की तरफ, यानी कि, है ना, कैलिक्स में सेपल बन गए, उसके अंदर पेटल यानी करोला, उसके अंदर गाइनी ये एंड्रोशियम यानी कि स्टेमन। तो दो अलग अलग चीजें हैं, एक टिप को पढ़ना और एक पूरा पार्ट पढ़ना। आप पूरे पार्ट की चीज टिप पे अप्लाई नहीं कर सकते, टिप तो तब भी एपिकल ही रहेगी, है ना। अगर आप ये कहें कि फ्लावर टर्मिनल है, इट्स ओके, बट फ्लावर एक पूरी बड को ट्रांसफॉर्म करके बना, उसमें मेरिस्टम कितना था, उसमें मेरिस्टम जो एपेक्स पे था जिससे गाइनीशियम बना वो है, और जहां जहां से कैलिक्स, करोला और एंड्रोशियम निकले हैं, जहां जहां से सेपल, पेटल और स्टेमन बने, उन सब जगह पे इंटरकैलरी मेरिस्टम आएगा, क्योंकि वो पूरा का पूरा एक एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है ना। तो ये डिफरेंस आ जाएगा। ओरिजिन से देखेंगे, एक्सिलरी बड भी मेरिस्टम हुआ, इसका मतलब बिल्कुल एक्सिलरी बड भी मेरिस्टम हुआ, बट एक्सिलरी बड में भी मेरिस्टम कहां पे होगा, अगेन टिप पे, क्योंकि आप एक्सिलरी बड भी अगर बना रहे हो, तो एक्सिलरी बड बनाने का मतलब ये लाइक दिस, कि अगर हमने मान लीजिए ये लीफ हो गई, अब यहाँ पे आपने एक्सिलरी बड बनाया, ये एक्सिलरी बड है, तो यहां पे एग्जैक्टली क्या आएगा, एपिकल आएगा, और फिर ये इंटरकैलरी होंगे जहां से इसको कवर अप करने के लिए लीफ बनेंगी। एक्सिलरी बड भी तो एक तरीके से शूट को ही रिप्रेजेंट कर रही है ना, तो नीचे वही सेम। अब आप इसको क्या बोलोगे, ये पूरा स्ट्रक्चर एक्सिलरी बड है। बड का मतलब आपको पढ़ाया था ना, बड का मतलब पूरा शूट हुआ, एक्सिल में शूट है तो हमने एक्सिलरी शूट या एक्सिलरी बड बोल दिया। अब आप कहें कि एक्सिलरी बड पूरा कैसा है, इसकी पोजीशन क्या है, तो एक्सिलरी बड पूरा एक्सिस है। आप ये कहिए कि एक्सिलरी बड में अगर हम ओपन करके बनाए तो एक्सिल में ये बड बनी है,
तो ये एग्जैक्टली जो है दैट इज द मेरिस्टेमेटिक पार्ट। ये मेरिस्टेम है और ये मेरिस्टेम कौन सा है, एपेक्स पे, एपिकल। और फिर इस बड को कवर करने के लिए यहां से मान लीजिए बहुत छोटे छोटे नोड होंगे, क्योंकि अभी तो बहुत ये बड स्टेज में है। जब ये बड स्टेज में तो फिर क्या होगा, यहां से आपको मिलेंगे लीफ के प्राइमोडिया, लाइक ये है, तो यहां से ये कवर कर लेगा, फिर यहां से ये करेगा, फिर ये कवर, ऐसे। तो इट लुक्स लाइक दिस। तो एक्सिलरी बड भी ऐसी दिखाई देगी। यही बड आप टिप पे बना लीजिए तो ये टर्मिनल बड बन जाएगी, है ना। बड का मतलब पूरा एक्सेस अलोंग विद एपेक्स एज वेल एज इंटरकैलरी मेरिस्टेम, क्योंकि इससे दोनों चीजें कवर होती हैं। जबकि आप अभी जो पढ़ रहे थे वो केवल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ रहे थे। तो इसीलिए तो लिखा कि प्राइमरी ग्रोथ, क्योंकि प्राइमरी ग्रोथ एक्सेस में भी इलोंगेट करना कहलाता है और साइड में ब्रांचेस बनना भी प्राइमरी ग्रोथ का पार्ट है। तो जो एपिकल मेरिस्टेम है वो हमारी लेंथ वाइज भी इंक्रीज करेगा, जैसे यहाँ फंक्शन में लिखा हुआ है कि ये प्राइमरी मेरिस्टेम है और रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन लेंथ। इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से केवल लेंथ इंक्रीज हो रही है। तो प्लांट अगर अपने एक्सिस में लंबाई में इंक्रीज कर रहा है तो ऑल बिकॉज ऑफ एपिकल मेरिस्टेम। ठीक, अब यहां पे लिखा है कि डेरिवेटिव्स ऑफ एपिकल मेरिस्टेम डिफरेंशिएट इन द कोर्स ऑफ टाइम इनटू द परमानेंट टिश्यू। ये लाइन हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इन्हीं एपिकल मेरिस्टेम से जो आगे जब ये डिवाइड करना बंद कर देंगे तो यहाँ पे परमानेंट टिश्यू बन जाएंगे। जैसे मान लीजिए ये बड अगर फ्लावर में चेंज हो रही थी तो जहां पे आपने ये मेरिस्टेम बनाया है यहाँ पे सेंटर मोस्ट पोजीशन पे क्या आएगा, एक्चुअली यहाँ पे कार्पल बन जाएगी, गायनीशियम। अब जब गायनीशियम बन जाएगी तो ये बन गया परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू, क्योंकि गायनीशियम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के कन्वर्जन से ही बनती है, तो गायनीशियम बेसिकली क्या हो गया, परमानेंट टिश्यू हो गया। तो ये प्राइमरी बॉडी का प्लांट, अब यहाँ पे मेरिस्टेम खत्म हो गया, इसीलिए ये फ्लावर कभी आगे नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपने परमानेंट टिश्यू बना दिए। और नीचे जो भी थे वो क्या बन गए, वो फ्लावर के हिसाब से कहीं पे मान लीजिए ये स्टेम बन गया, यहाँ पे ये पेटल बन गया, यहाँ पे ये कैलिक्स बन गया। तो इस तरीके से ये पूरा फ्लोरल बड बन के तैयार हो गया। तो हमने एक्सिलरी बड को फ्लोरल बड में चेंज कर दिया। अगर स्टेम एंड पेटल सेपल नहीं बने तो फिर यहाँ लीफ बन जाएगी। अगर आप मान लीजिए यहाँ ब्रांच बनाना चाह रहे हैं तो ये ब्रांच बन गई। अब यहाँ पे तो मेरिस्टेम रहेगा ही, बट यहाँ से ये एक नोड था तो यहाँ से लीफ आ गई, यहाँ से दूसरी लीफ आ गई, लाइक दिस। ऐसे ही आप ग्रो करते चले जाइए। तो प्लांट बॉडी लंबाई में ग्रो कर रही है तो एपेक्स की वजह से, साइड में ग्रोथ कर रही है तो इंटरकैलरी की वजह से, है ना। आई थिंक अब आप सबको क्लियर होगा, क्योंकि डाउट्स नहीं रखने, वरना सब क्वेश्चन गलत कर दोगे। टॉपिक छोटा सा है, टाइम हमें ज्यादा लग रहा है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप और टाइम लगा लीजिए, बट गलत नहीं होना चाहिए। क्योंकि सीधी सी बात है, अगर एनसीईआरटी में लिखी हुई चीज आप नहीं समझ सकते तो एनसीईआरटी से बाहर वाली चीजें तो समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पहला हमारा काम क्या है कि जो हमारा सिलेबस है उस पर तो फोकस कर लें, जितनी बातें एनसीईआरटी ने लिखी है उतनी तो समझ लें। उसके बाद आगे की भी चीजें देखनी है कि जो चीजें कॉन्सेप्चुअल होंगी, एनसीईआरटी बेस्ड होंगी, उनके लिए तो हमें डेफिनेटली कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। सेकंड क्या है हमारा, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, है ना। पोजीशन के हिसाब से भी मैंने आपको समझा दिया, कई बार डायग्राम बना दिया। एक एपेक्स पे जो प्रेजेंट है वो एपिकल, और नीचे जो नोड पे बन रही हैं वो इंटरकैलरी। मोस्ट ऑफ द केस में ये नोड पे होती है, नॉट ऑलवेज। ये भी याद रखिएगा कि इंटरकैलरी मेरिस्टेम नोड पे प्रेजेंट होता है इन मेजॉरिटी ऑफ द केस, बट सम टाइम इट इज प्रेजेंट ऑन द इंटर नोड ऑल्सो, है ना। और रूट में नोड इंटर नोड नहीं होते तो डेफिनेटली रूट के अंदर इंटरकैलरी मेरिस्टेम नहीं होता, वो आपको केवल स्टेम या ब्रांचेस पे ही नजर आएगा, है ना। दिशांक कह रहा है सर अटेंडेंस लिंक नहीं आया। बेटा अटेंडेंस लिंक देख लेंगे, वो खुद ही कैल्विन वाले देख लेंगे, उसमें मैं तो कुछ कर भी नहीं सकता कि अटेंडेंस लिंक क्यों नहीं आया, है ना। वो जो ऑफिशियल टीम रिकॉर्ड कर रही होगी वो अपने आप देख के मोर और लेस आगे पीछे करके दे ही देगी आपको, है ना। सो पहली चीज क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में प्राइमरी हमने पढ़ा, तो प्राइमरी में पोजीशन के हिसाब से भी हमने एपिकल देखा। अब हमारे पास क्या है, इंटरकैलरी। इंटरकैलरी का मतलब मैंने आपको बताया कि ये जो बीच बीच में छूट गई है लिखा है विच इज लेफ्ट बिहाइंड। जब एक एपिकल मेरिस्टेम ग्रो करेगा तो मान लीजिए यहाँ पे एपेक्स था, जैसे ये एपेक्स था, अभी मैंने बनाया भी था, ये एपेक्स है पूरा। तो जब ये एपेक्स ग्रो करके मान लीजिए यहां पे पहुंचेगा तो ये एपेक्स यहां पहुंच गया, लेकिन होगा क्या, यहां पे कुछ सेल्स छूट जाएंगी इसकी, तो यहां पे ये क्या बन गया, अब ये बन गया इंटरकैलरी, क्योंकि ये इन बिटवीन है, बीच में आ गया। और एपेक्स तो अभी भी एपेक्स का वैसे ही है, एपिकल में तो कोई चेंज आया ही नहीं।
सो दिस इज द पोर्शन ऑफ एपिकल मेरिस्टम विच इज लेफ्ट बिहाइंड, और फिर ये कहाँ है, इन बिटवीन परमानेंट सेल्स ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। शॉर्ट लिव्ड है, आने वाले कुछ टाइम के बाद ये परमानेंट में चेंज हो ही जाएगा। जैसे अगर आप कभी ट्री में नोटिस करो तो ट्री के अंदर क्या नोड इंटर नोड नहीं है, ट्री में मेन स्टेम से आपको कभी कोई लीफ निकलते हुए दिखाई देती है? नहीं। कहाँ दिखाई देगी कि लाइक अगर ये ट्री है तो ट्री में ये ब्रांचेस हैं, इन ब्रांचेस के अंदर आपको ब्रांच की फर्दर ब्रांच है, यहाँ पे कहीं लीफ नजर आ रही है? यहाँ तो कोई लीफ नहीं नजर आती है आपको, जो मेन वुडी स्टेम होगा। क्यों नहीं नजर आती? अब ऐसा नहीं कि यहाँ नोड नहीं है, एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे जो इंटरकैलरी मेरिस्टम था, जब तक ये यंग टिश्यू था तब तक यहाँ से लीफ बन रही थी, क्योंकि लिखा है बुक में कि ये शॉर्ट लिव्ड है, एक सर्टेन टाइम के बाद ये मेरिस्टम परमानेंट में चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो चीज परमानेंट में छूट गई उसका कोई होना थोड़ा है, या तो वो खत्म हो जाएगी या परमानेंट में चेंज होगी, ये यहाँ रह नहीं सकती बिकॉज इसकी पोजीशन नहीं है। इसकी पोजीशन क्या था कि इसे एपेक्स पे रहना था, तो होना तो एपेक्स पे चाहिए था, बट मान लीजिए 1000 सेल थी, मूव करके यहाँ तो जा नहीं सकती, 1000 सेल ने डिवाइड करके 1000 बनाई, वो 1000 तो परमानेंट में चेंज हो गई, ये 1000 मेरिस्टम की वैसी। बट होगा क्या कि अब ये 1000 में से मान लीजिए 950 रह गई, 50 सेल्स का डिफरेंस आ गया जो कहीं परमानेंट के बीच में गलती से छूट गई। अब क्योंकि ये डेवलप होता जा रहा है तो ये बीच बीच में जो छूटती जा रही है इनको हम क्या बोल रहे हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टम बोल रहे हैं। और फिर प्लांट की अपनी कंट्रोल है, जेनेटिक कंट्रोल है, सिग्नलिंग है उसकी, कि ये प्लांट को पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पे परमानेंट होना चाहिए था, यहाँ मेरिस्टमेटिक की कोई जरूरत नहीं है। तो आने वाले कुछ टाइम के बाद ये वापस जो है वो किसमें चेंज हो जाएंगी, ये वापस अपने जो है वो स्टेटस अपना वही परमानेंट जो है उसी को ऑक्युपाई कर लेंगी। तो अगर आप किसी यंग स्टेम को देखो कि मान लीजिए रोज का स्टेम है या मैंगो का स्टेम है, जहां पे भी आपको लगता है कि एग्रीकल्चर में या गार्डनिंग में आपने कभी देखा हो कि हम कलम लगाते हैं, तो कलम लगाने के लिए आप बहुत वुडी स्टेम नहीं ले सकते, कलम लगाने के लिए आपको यंग स्टेम लेना पड़ेगा। कलम लगाने का मतलब है कि आपने 4 टुकड़े किए गुलाब की डंडी के और आपने मिट्टी में लगा दिया और आप सोचे कि रोज का प्लांट बन जाए, वो केवल तभी बनेगा जब उस नोड पे इंटरकैलरी मेरिस्टम होगा। जबकि होता क्या है, हमने अभी क्या पढ़ा कि इंटरकैलरी मेरिस्टम एक टाइम के बाद अपने आप परमानेंट में चेंज हो जाएंगे। तो अगर वो परमानेंट में चेंज हो गए तो नोड तो खत्म हो गया ना, जहां से न्यू लीफ, ब्रांच, रूट्स एडवेंटिशियस अराइज होनी थी। जब वो खत्म ही हो जाएगा तो नया प्लांट कैसे बनेगा? तो ये भी ध्यान रखते हैं ना कि कलम कितनी लगानी है, ये भी एग्रीकल्चर में जो लोग काम करते हैं, जो गार्डनर्स, उन्हें पता होता है कि कितना पोर्शन काटेंगे तो इससे प्लांट बन जाएगा, कितना नहीं काटेंगे तो वो क्यों, वो अपने नॉलेज के हिसाब से कर रहे हैं। बट एजुकेशनल पार्ट ऑफ व्यू में क्या है, वो ये कि उस नोड पे एक्चुअली इंटरकैलरी मेरिस्टम है, जब तक वो रहेगा तब तक उससे आने वाले पार्ट्स बनने के ऑप्शन है। एक्सेप्ट द टैप रूट, आप नोड से सब कुछ बना सकते थे, बट अगर वो खत्म हो गया तो फिर उससे ये ऑप्शन भी क्लोज हो जाएगा, क्योंकि होना यही है कि इंटरकैलरी मेरिस्टम शॉर्ट लिव्ड होते हैं और वो बहुत जल्दी अपने परमानेंट स्टेटस को ऑक्युपाई कर लेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है ना। यहाँ पे लिखा है अकर बिटवीन द मैच्योर टिश्यू, और लिखा है एट द नोडल रीजन ऑफ द स्टेम। मोस्ट ऑफ द रीजन में क्या होगा, नोड पे प्रेजेंट होगा, ब्रांचेस पे भी हो सकता है, अभी हमने लिखा है इंटरकैलेटेड, क्योंकि इंटरकैलरी का मतलब ही था इन बिटवीन सॉरी, तो ये बीच बीच में प्रेजेंट है तो ये कहलाते हैं। बाकी जैसे आपने नोड लिखा है वो तो एनसीईआरटी में दिया है कि दे आर बेस ऑफ द इंटर नोड भी हो सकते हैं, ये लिखा है एग्जाम्पल ग्रासेस। हालांकि बैम्बू और वीट भी ग्रास ही हैं, सब एक ही फैमिली के हैं, तो इंटर नोड पे भी प्रेजेंट होता है ना। तो बैम्बू हो गया या ग्रासेस हो गई, इनके इंटर नोड पे भी है, बाकी नोड पे तो प्रेजेंट होता ही है। पाइनस की लीफ में भी प्रेजेंट है, अगर आपको याद करना है तो आप ये भी याद कर सकते हैं, रेयर केस है। लीफ के अंदर एक्चुअली मेरिस्टम होता तो नहीं है, बट पाइनस की लीफ में होता है। तो पाइनस की लीफ में ग्रासेस के इंटर नोड पे, और नहीं तो 99.9% केसेस में ये नोड पे प्रेजेंट होते ही हैं। इनका काम क्या है, ये करते क्या है, ये रीजनरेट करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा था कि अभी मैंने एग्जांपल आपको समझाया कि जो ग्रेजिंग हर्बीवोर हैं वो प्लांट पार्ट को ग्रेज भी कर लेते हैं, उसके बाद भी ग्रासेस ग्रो करती रहती हैं, उनके इंटरनोड इलोंगेट कर जाते हैं, उनकी लेंथ भी इंक्रीज हो जाती है, लेटरल जो लीफ बननी है वो सब भी बनते रहते हैं। तो क्यों बनते रहते हैं, बिकॉज ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टम। और जहां तक हम इसको ओरिजिन के हिसाब से देखें तो इंटरकैलरी एज वेल एज एपिकल दोनों हमें कहां से मिले, ये हमें मिले प्राइमरी मेरिस्टम से, क्योंकि दोनों की वजह से प्लांट में हुआ क्या, प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट। तो प्राइमरी ग्रोथ के हिसाब से ये इंटरकैलरी के एग्जाम्पल में आएंगे, है ना। ठीक है, प्राइमरी के हिसाब से मेरिस्टम में एपिकल और इंटरकैलरी दोनों कंसिडर आप करेंगे। हालांकि प्राइमरी में आपने कल एक और एग्जाम्पल लिखा था, इंट्राफेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम,
वो अभी हमें और देखना है। इन टर्म्स ऑफ पोजीशन क्या होगा, इन टर्म्स ऑफ ओरिजिन तो प्राइमरी ही है ना। थर्ड हमारे पास क्या है, लेटरल मेरिस्टम। तीसरा जो मैंने बताया कि एक्सिस के पैरेलल में आएगा, है ना, जो प्लांट का एक्सिस है, एक्सिस के साइड में, साइड मतलब उसके बराबर में आएगा, तो पोजीशन लेटरल हो गई। इसकी वजह से प्लांट में क्या होगा, सेकेंडरी ग्रोथ होगी, प्लांट दोबारा से इसकी वजह से ग्रो करता है ना। अब यहाँ पे ये लाइन लिखी है कि लेटरल मेरिस्टम आर सेकेंडरी मेरिस्टम एक्सेप्ट दिस। अब ये भी जैसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कई बार ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है कि एक स्टेटमेंट के तरीके से कि ऑल लेटरल मेरिस्टम्स आर सेकेंडरी मेरिस्टम। सही होगा या गलत होगा स्टेटमेंट? ऑल लेटरल मेरिस्टम्स आर सेकेंडरी मेरिस्टम, इज इट ट्रू और फॉल्स? सरफराज रॉन्ग। हाँ, इससे पहले जो सरफराज ने लिखा वो बहुत सही चीज लिखी है, भाई क्लास तो चल रही है उस पर ध्यान दे दो। ये बात मैंने पहले भी कई बार बोली है आपको कि आपके लिए क्या फर्क पड़ता है, आपसे कोई कहने वाला है क्या कि क्लास में आए या नहीं आए? मुझे तो नहीं लगता कि केल्विन की तरफ से डेली कॉल जाएगा कि आप बेटा क्लास में क्यों नहीं आए, और अगर आए भी थे तो उन्हें बोल देना कि सर अटेंडेंस की शीट तो आई नहीं थी, उसको क्या डिस्कस करना ग्रुप में। ग्रुप में डिस्कस करने की जो चीजें हैं वो डिस्कस करिए ना, आप मेरे से बॉटनी डिस्कस करिए, है ना। डिस्कशन से तो और जल्दी याद होता है ना, जितना जल्दी आप डिस्कशन करेंगे उतनी जल्दी चीजें याद होती हैं, बिकॉज जब 4 माइंड एक साथ आएंगे तो 16 क्वेश्चंस बन जाएंगे एक्सपोनेंशियल, अगर आप मेरी बात समझ पाए तो 2 की पावर 4। मेरे लिए एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक नहीं होता, मेरे लिए एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 4 क्वेश्चंस होते हैं, बस वो मुझे करना सीखना है। अपने टाइम से बता रहा हूं, जब मैं स्टूडेंट था, जब मैं मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहा था, तब कि एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 4 क्वेश्चन के बराबर कैसे है, ये मुझे मेरे टीचर्स ने सिखाया था, मुझे जो बॉटनी पढ़ाते थे। तो अब तो वो बहुत ही एज के हो चुके हैं, तो अभी है हालांकि, तो वो सिखाते थे कि ये कैसे करना है, कि जी रूट एपेक्स कैसा होता है, तो एपिकल होता है, ये पहला क्वेश्चन हुआ। तो फिर सब एपिकल क्या होता है, ये दूसरा क्वेश्चन हुआ। फिर सब टर्मिनल क्या होगा, तीसरा क्वेश्चन हुआ। फिर टर्मिनल क्या होगा, चौथा क्वेश्चन हुआ। मतलब एक आंसर तो आपको पता ही है, बाकी के 3 के स्टेटमेंट क्या बनेंगे, अपने आप 3 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। तो एक क्वेश्चन नहीं होता, बेसिकली एक क्वेश्चन 4 क्वेश्चन होता है। अगर ये करना आ गया आपको, तो आपको पूरी बॉटनी पे कमांड हो जाएगा, मतलब पूरे सिलेबस पे कमांड हो जाएगा, जितना आपके क्यूरिकुलम में चीजें आती हैं। तो अटेंडेंस की शीट क्या है वो देख लेंगे, अपने आप देखेंगे वो लोग, आपको फिलहाल अभी क्लास पे फोकस करना है। मेरा स्टेटमेंट ये था कि ऑल लेटरल मेरिस्टम्स आर सेकेंडरी मेरिस्टम, वेदर दिस इज ट्रू स्टेटमेंट और फॉल्स। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने लिख ही दिया है कि ये फॉल्स स्टेटमेंट है, और आपका आंसर भी ठीक है, बिकॉज यहाँ पे तो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है एक्सेप्ट 1 ये लिखा हुआ है, दैट इज इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। इसको छोड़ के बाकी सारे के लिए अप्लाई होगी। ये वाला कैसा था, कल आपने लिखा था कि ये प्राइमरी ओरिजिन का है ना, इसका ये कैसा टिश्यू था, प्राइमरी। प्राइमरी के कल हमने 3 एग्जाम्पल लिखे थे, एपिकल, इंटरकैलरी और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। और सेकेंडरी के एग्जाम्पल में आपने लिखा था ऑल कैम्बियम एक्सेप्ट दिस। आज हम क्या पढ़ रहे हैं, पोजीशन। तो पोजीशन के हिसाब से एपिकल और इंटरकैलरी हो गया। तो लेटरल पोजीशन पे जितने मेरिस्टम्स आ रहे हैं, क्या वो ओरिजिन के हिसाब से प्राइमरी होंगे? एक होगा, बाकी नहीं होंगे। बाकी कैसे हो जाएंगे, ओरिजिन के हिसाब से सेकेंडरी हो जाएंगे। तो ये वाली जो लाइन, हालांकि एनसीईआरटी में जहां पे आप पढ़ोगे तो वहां पे बोल्ड करके लिखा है कि लेटरल और सेकेंडरी मेरिस्टम, तो हमें ये लगता है कि जितने लेटरल हैं वो सारे सेकेंडरी हो जाएंगे। बट जैसे ही आप उस चैप्टर को, उस पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ोगे, आपको उसका समझ में तो आ जाएगा, लेकिन यूजुअली हम मोटा मोटा बोल्ड करके क्योंकि लिखा हुआ है वही दिमाग में बसा लेते हैं और क्वेश्चन गलत करके चले जाए। तो ऐसी चीजें नहीं करनी है, आप पूरा पैराग्राफ पढ़िए। पूरे पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको वो चीज समझ में आ जाएगी कि वो किस रेफरेंस में लिखी है। सो लेटरल मेरिस्टम सेकेंडरी होते हैं, एक को छोड़ के। एक ऐसा है जो पोजीशन के हिसाब से प्राइमरी है, बट ओरिजिन के हिसाब से प्राइमरी है, बट पोजीशन के हिसाब से ये भी लेटरल आएगा, है ना। ये लेटरल है बट पोजीशन के हिसाब से कैसा है, प्राइमरी है। तो ये आपको इसमें कैम्बियम के हिसाब से चीजें याद रखनी है ना? और जब ये सारा कुछ जितने भी है प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी मेरिस्टम, ये सब डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके ये परमानेंट टिश्यू बनाएंगे। परमानेंट टिश्यू की वजह से प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ होगी, वेस्कुलर, ग्राउंड, डर्मल, ये सब अभी आगे हम पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। डिफरेंट टाइप के बॉडी पार्ट्स बन जाएंगे
और ये एनसीईआरटी का फिगर है जो आपको याद रखना है कि एनसीईआरटी में जैसे ये रूट एपेक्स दिखाया गया है ना। अब आपको अगर प्रॉपर एनसीईआरटी का डायग्राम समझना है तो ये, अब ये रूट कैप है, तो एक्चुअली ये रूट कैप बिल्कुल टिप पे आ रही है, तो ये पोजीशन क्या हुई, एपिकल, है ना। अब यहां पे आपको दिखाई दे रहा है ये रूट एपिकल मेरिस्टम है, मेरिस्टम तो ये एपिकल ही है, बट पोजीशन कैसी हो गई इसकी, सब एपिकल, क्योंकि एपेक्स के पीछे आ रहा है। तो ये पूरी रूट कैप है यहां से यहां तक मान लीजिए, लाइक दिस। फिर ये रूट का मेरिस्टम यानी कि ये जोन ऑफ सेल डिवीजन हो गया, बाकी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर ये धीरे धीरे मैचुरेशन हो रहा है, जब यहाँ से मैचुरेशन हो जाएगा तो ये पीछे का जो जोन है वो मैचुरेशन जोन है, और बीच में जो भी कुछ आएगा वो इलोंगेशन जोन है। इलोंगेशन जोन, मैचुरेशन जोन, रूट मेरिस्टम और रूट कैप एपिकल पोजीशन पे आ गई। बट शूट में क्या है, शूट में एक्चुअली ये मेरिस्टम है, तो यहाँ पे लिखा है कि शूट एपिकल मेरिस्टमेटिक जोन है ये, और ये एपिकल ही है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। क्यों, क्योंकि जो ये लीफ प्राइमोडिया है ये तो नीचे से अराइज हो रहे हैं ना, आप यहां से देखो लीफ तो ये ऐसे गई है, ये तो जब ये खुलेगी तो ये तो नीचे हो जाएगी, तो सेंटर में तो अभी भी टॉप पे तो यही पोजीशन रहेगी ना, ये तो बीच में जो एयर स्पेस है ये, तो जब ये लीफ खुलेगी तो खुलेगी कैसे कि ये इस साइड में चली जाएगी, ये लीफ इस साइड में चली जाएगी, तो ये एपेक्स पे ही आएगा, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ये तो ऑलवेज एपिकल होगा। ठीक, अब जैसे ये ग्रो कर रहा, मान लीजिए ये और ऊपर चला गया, तो ये टिश्यू यहाँ पे छूट गए, जब यहाँ पे ये छूट गए तो छूटने के बाद यहाँ पे जो बड बनेगी, ये बड बन रही है, ये डार्क रेड, तो ये ब्रांच हो गई, तो ये जब बड बन रही है तो ये एक्सिलरी बड हो गई जैसे हमने पढ़ा था, और नीचे तो फिर क्योंकि यहाँ सब परमानेंट टिश्यू आ जाएंगे, मैचुरेशन जोन। तो इस तरीके से ये एनसीईआरटी के डायग्राम में भी अगर आप समझना चाहें तो देख सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। हमने जितना मेरिस्टेमेटिक पढ़ा वो आपको बेसिकली ध्यान में रखना है, और मेरिस्टेम में ये भी याद रखिएगा कि अभी जो मैंने आपको प्राइमरी सेकेंडरी वाली बात बताई वो सबसे इंपॉर्टेंट थी, है ना। प्राइमरी सेकेंडरी वाली बात क्या थी, मैं आपको फिर से यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ कि हमने 3 पढ़े थे। यस, ओरिजिन के हिसाब से हमने क्या पढ़ा था, एक हमारा था प्राइमरी, प्राइमरी में 3 एग्जाम्पल आपने लिखे, एपिकल, इंटरकैलरी और इंट्रा, कल लिखा था आपने फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम, और सेकेंडरी ये, इसमें क्या था, ऑल कैम्बियम। कल डिफरेंट टाइप की कैम्बियम के नाम मेंशन किए थे, एक्सेप्ट इंट्रा फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम, जो ऊपर लिखी है वो। अब जब आप ये कहेंगे कि सर ये तो हो गया ओरिजिन, अब इनको पोजीशन के हिसाब से देखें आप, तो पोजीशन के हिसाब से केवल ये दोनों जो है वो ये पोजीशन हो गई एपिकल, इंट्राकैलरी और ये। अब इसमें अगर आपसे कहा जाए कि ये प्राइमरी है, लेटरल कौन से है, केवल ये पोजीशन के हिसाब से लेटरल हो गए, और ये तो एपेक्स पे रहेगा ही, और ये इंटरकैलरी भी रहेगा, है ना। ये ओरिजिन का क्राइटेरिया है, ये ओरिजिन के हिसाब से ये 2 टाइप के हैं, पोजीशन के हिसाब से ये एक एपिकल है, एक इंटरकैलरी है और एक लेटरल है। तो लेटरल में प्राइमरी भी आ रहा है, लेटरल में सेकेंडरी भी आ रहा है। एक टाइप का कैम्बियम लेटरल का है पोजीशन का, लेकिन ओरिजिन में प्राइमरी, बाकी जितने भी कैम्बियम है वो ओरिजिन में सेकेंडरी। हालांकि पोजीशन इसकी भी लेटरल है और इसकी भी, जितने भी कैम्बिया होते हैं वो लेटरल पोजीशन के होते हैं। तो ये टिश्यू अपना सही है, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। ऑल कैम्बियम आर लेटरल इन पोजीशन, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ऑल कैम्बियम आर प्राइमरी इन ओरिजिन, wrong. All cambium are secondary in origin, again wrong. Intrafascicular vascular cambium is primary in origin but lateral in position, true statement. All cambium except intrafascicular vascular cambium is secondary in origin but lateral in position, true statement. आप जैसे चाहे अपनी बात को कह लीजिए, आपके सामने ये जो लिखा है यही इंपॉर्टेंट है। बीच में बस एक कैम्बियम का इश्यू आ रहा है,
जो ओरिजिन के हिसाब से प्राइमरी है, पोजीशन के हिसाब से लेटरल है। बाकी में तो कोई डाउट ही नहीं है, एपिकल और इंटरकैलरी हमेशा प्राइमरी होंगे, और इस एक कैम्बियम को छोड़ के और कोई कैम्बियम का नाम अगर लिखा होगा तो सेकेंडरी ही होगा। केवल एक कैम्बियम का इश्यू आ रहा है, दैट इज इंट्राफेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम। तो बस आपको यही वाली चीज ध्यान रखनी है जहां से गलती होने के चांसेस रहते हैं, है ना। ये ऐसी कैम्बियम है जो ओरिजिन में प्राइमरी है बट पोजीशन में कैसी है, लेटरल है। बाकी जितने सेकेंडरी हैं वो लेटरली होंगे, बाकी जो प्राइमरी हैं वो टिप पे इंटरकैलरी के हिसाब से ही आएंगे, है ना। प्रशांत ने पूछा है सर डर्मल टिश्यू, डर्मल मतलब एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस। डर्मल मतलब, डर्मा मतलब लेयर, तो ऊपर वाली लेयर अभी हम पढ़ेंगे, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, फिर हाइपोडर्मिस भी पढ़ेंगे, तो वो डर्मल कहलाते हैं। बीच में जो आते हैं वो ग्राउंड टिश्यू, सेंटर में जो जाएंगे जाइलम फ्लेम वो वेस्कुलर टिश्यू। तो अलग अलग टाइप के होंगे, अभी वो परमानेंट में आएगा, अभी हम केवल मेरिस्टेमेटिक ही कंप्लीट कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये पूरा हुआ हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो आपने पढ़ा। अब आपको पढ़ना है सेकंड, है ना। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो अभी आप मुझसे क्लियर करो कि मेरिस्टेम में किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बाद सेकंड आता है परमानेंट। कैसे बने थे हमने कल ही डिस्कस कर लिया था, हमारे पास एक ऑलरेडी मेरिस्टेम था जिससे आपने परमानेंट बनाए हैं बाय द प्रोसेस कॉल डिफरेंशिएशन। प्रोसेस क्या था हमारा, डिफरेंशिएशन। सो परमानेंट टिश्यू डिवाइड नहीं करते, हालांकि यहां लिखा है डू नॉट जर्नली डिवाइड फर्दर, आगे जाके वो मोस्ट ऑफ द केस में डिवाइड नहीं करते, कुछ केस में करेंगे। कैसे करेंगे, जिसके लिए आपने सेकेंडरी मेरिस्टेम पढ़ा कि जब डी डिफरेंशिएशन होगा तब डिवाइड करेंगे, एल्स बाकी केस में वो डिवाइड नहीं करते। तो ये अब परमानेंट टिश्यू की खास बात क्या है कि यहां पे सारी सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर है, ऑल सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है ना। तो ये सिंपल टिश्यू हो जाएंगे, बट अगर डिफरेंट टाइप के आ जाएंगे तो कॉम्प्लेक्स आ जाएंगे। मतलब परमानेंट टिश्यू बेसिकली दो टाइप के हुए, है ना, ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो हमारे पास परमानेंट टिश्यू है दे आर ऑफ टू टाइप, वन इज कॉल्ड सिंपल टिश्यू एंड अदर इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू का मतलब क्या है कि केवल एक टाइप की सेल से बने हैं, ओनली वन टाइप ऑफ सेल, जितनी भी सेल्स होंगी वो सब एक जैसी है, तो सिंपल हो गए। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है, मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, अलग अलग तरीके की सेल्स होंगी लेकिन फंक्शन कॉमन होगा, है ना। ये वो कंडीशन है जहां पे टिश्यू की डेफिनेशन पूरी नहीं हो रही, जो कल आपने लिखा था, है ना, कि टिश्यू की डेफिनेशन आपने लिखा था सिमिलर ओरिजिन परफॉर्मिंग ए कॉमन फंक्शन, बट कॉम्प्लेक्स में आपके सामने मैंने लिख दिया कि यहाँ पे ओरिजिन सिमिलर नहीं है, डिफरेंट टाइप की सेल्स हैं, डिफरेंट ओरिजिन होगा। अगेन टिश्यू तो है बट फंक्शन कॉमन होगा, आधी डेफिनेशन फुलफिल होगी आधी नहीं होगी। सो कल वाली जो डेफिनेशन थी वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होती। अब आपसे कहा जाए कि टिश्यू एक्चुअली है क्या, तो वही आंसर देना है जो कल आपने पढ़ा था, ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर ओरिजिन परफॉर्मिंग ए कॉमन फंक्शन। बट जब आपसे कहा जाए कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या होते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि डिफरेंट टाइप की सेल्स है बट परफॉर्मिंग ए कॉमन फंक्शन, तो इसलिए वो कॉम्प्लेक्स कहलाएंगे, है ना। तो सिंपल और कॉम्प्लेक्स दो टाइप के हो गए, है ना। प्रवीण सर किसी वजह से प्राइमरी ग्रोथ रुक सकती है क्या, हम रोक दे तो रुक जाएगी वरना नहीं रुकेगी। ग्रोथ होने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स चाहिए, हमें न्यूट्रिशन चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए, हमें मिनरल्स चाहिए, हमारे हार्मोन्स प्रॉपर टाइम पे बनने चाहिए जो ग्रोथ को सपोर्ट करते हो, और हमारी एज, क्योंकि एनिमल बॉडी में एक सर्टेन एज पे सर्टेन ग्रोथ होती है। सेम विद द केस ऑफ प्लांट, प्लांट को ऑक्सीजन, साइटोकाइनिन, हार्मोन्स चाहिए जिनसे वो डिवाइड करेगा। प्लांट्स को न्यूट्रिएंट चाहिए तो ग्रोथ होगी, अगर मिनरल डेफिशिएंसी हो जाएगी तो ग्रोथ
इनहिबिट हो जाएगी, है ना। इसी तरीके से प्लांट की एज अगर एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा हो गई तो प्लांट ग्रो नहीं करेंगे, है ना। तो जैसे आपने एनिमल के लिए ग्रोथ के पैरामीटर्स होते हैं कंट्रोल करने के लिए, वैसे ये भी चाहे प्राइमरी हो सेकेंडरी वो मैटर नहीं करता, किसी भी सेल को डिवाइड करने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स चाहिए। तो वो फैक्टर्स अगर सारे नॉर्मल रहेंगे तो ग्रोथ होगी, नहीं नॉर्मल है जैसे हमारी बॉडी में सोमेटोट्रोपिन है तो ग्रोथ नॉर्मली हो रही है, जिसका कॉन्सेंट्रेशन कम ज्यादा हो गए ग्रोथ ऑल्टर हो जाएगी। ऐसे प्लांट में ग्रोथ होती है ऑक्सिन साइटोकाइनिन की वजह से, ऑक्सिन साइटोकाइनिन का रेशियो चेंज कर दोगे ग्रोथ इनहिबिट या प्रमोट हो जाएगी, जैसा भी करना चाहे कर सकते हैं। ये सिंपल और परमानेंट की बात हो गई। सिंपल में हमें पढ़ने हैं 3 टाइप के टिश्यू, वन इज कॉल्ड पैरेन्काइमा, another is पहले आएगा कॉलनकाइमा एंड लास्ट वन इज स्केलेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स में हमें 2 पढ़ने हैं, दैट इज जाइलम फ्लोएम। तो यहां पे भी हमें 5 टाइप के टिश्यू पढ़ने हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, और सिंपल में 3 पढ़ने हैं, पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा, स्केलेरेन्काइमा। क्लियर। फर्स्ट पे चलते हैं, पैरेन्काइमा। फर्स्ट वन इज कॉल्ड पैरेन्काइमा, है ना। अब जैसे भी हमने पढ़ा कि पैरेन्काइमा कहां से बन रहा है, पैरेन्काइमा कहां से बन रहा है, मेरिस्टेमेटिक से, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक से सबसे पहले कोई परमानेंट टिश्यू अगर बनेगा तो दैट इज पैरेन्काइमा, है ना। अगर आपसे कहा जाए कि भाई मेरिस्टेम डिफरेंशिएट हो रहा है तो पहले क्या बनेगा, जो सबसे सिंपल टिश्यू होगा वही तो बनेगा। सिंपल तो 3 है, बट सिंपल में भी सिंपलेस्ट क्या है, सिंपलेस्ट इज पैरेन्काइमा, सबसे सिंपल टाइप का है। मतलब जैसे ही मेरिस्टेम में डिवीजन रुका उन्हीं टिश्यू का स्टेटस क्या हो गया, पैरेन्काइमा। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की प्रॉपर्टी है उनसे सिमिलर प्रॉपर्टी है, उनसे मिलती जुलती प्रॉपर्टी पैरेन्काइमा की होती है। पैरेन्काइमा और मेरिस्टेम के बीच में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, है ना। तो जब भी डी डिफरेंशिएशन की बात आएगी तब भी यही चीज आएगी कि पैरेन्काइमा को बैक में ले जाके मेरिस्टेम बनाना ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू अदर टिश्यू, क्योंकि जितना रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा उतना उसको दोबारा से डी डिफरेंशिएट करने में प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। पैरेन्काइमा क्योंकि सिंपल टाइप के हैं, सिंपल में भी सिंपलेस्ट है बेसिकली, है ना। ये कैसे, सबसे सिंपल है, सिंपलेस्ट परमानेंट टिश्यू अगर आपसे कहा जाए तो पैरेन्काइमा। और आगे जितने भी बनेंगे वो सब यहीं से बनेंगे। सो दीज आर कॉल्ड प्रिकर्सर ऑफ ऑल टाइप ऑफ टिश्यू, सबके प्रिकर्सर है ये। आगे जितने भी आप टिश्यू बनाएंगे, लाइक कॉलनकाइमा बनेगा तो ऐसा नहीं होगा कि आप मेरिस्टेम से कॉलनकाइमा बनाएंगे, नहीं, पहले मेरिस्टेम से पैरेन्काइमा, फिर पैरेन्काइमा से कॉलनकाइमा। ऐसे स्केलेरेन्काइमा है तो मेरिस्टेम से पहले पैरेन्काइमा देन डायरेक्टली स्केलेरेन्काइमा। फिर आगे जाइलम फ्लोएम बनना है तो मेरिस्टेम से पहले पैरेन्काइमा देन आगे कोई और बात होगी। पैरेन्काइमा बनना कंपलसरी है, जब कोई मेरिस्टेम किसी परमानेंट में चेंज होगा तो पैरेन्काइमा से होके ही होगा, ये फिक्स है। इसीलिए ये प्रिकर्सर ऑफ ऑल टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू कहलाते हैं, कि जो स्लेबस में है और जो नहीं भी स्लेबस में है, कोई भी टिश्यू अगर बनेगा परमानेंट स्टेटस वाला तो डेफिनेटली वो पैरेन्काइमा से होके ही जाएगा। इसलिए आप इसको पढ़ रहे हैं ना। मणि वर्मा ने लिखा है सर कुछ प्लांट होते हैं जिसमें से व्हाइट फ्लूइड निकलता है, वो क्या होता है। व्हाइट फ्लूइड तो लेटेक्स होगा अगर मैं आपकी बात को समझ सकूं तो, क्योंकि व्हाइट फ्लूइड कुछ और भी हो सकता है, या तो आप प्लांट बताते तो एक अलग बात थी, बट लाइक कनेर का प्लांट है या पपाया के अंदर व्हाइट सब्सटेंस निकलता है, या कटहल को काटो तो व्हाइट मिल्की सब्सटेंस निकलता है। तो कटहल हो गया, पपाया हो गया, या नीरियम कनेर का प्लांट हो गया, और शायद और भी आप कैलाट्रोपिस अगर आप जानते हैं तो आक का प्लांट होता है, उसमें भी व्हाइट कलर का, ये सब लेटेक्स है ना। ये सब क्या कहलाते हैं, दैट व्हाइट सब्सटेंस इज कॉल्ड लेटेक्स। केमिकल सब्सटेंस है उसे लेटेक्स कहते हैं, है ना। सर नाम तो नहीं पता, बेटे मैंने नाम इसीलिए तो बताए। आप अगर पपाया है, कच्चे पपीते को तोड़िए तो आपको व्हाइट कलर का, इवन लीफ को भी तोड़ेंगे तो मिलेगा। पपाया की प्लांट में कहीं भी कट लगा दीजिए आपको व्हाइट मिल्की सब्सटेंस मिल जाएगा। कटहल तो सबने काटते हुए, अपनी मार्केट में जाइए काटते हुए देख लीजिए, कटहल के अंदर व्हाइट मिल्की सब्सटेंस होता है। कनेर का प्लांट अगर आप जानते हैं तो उसकी पत्ती को तोड़िए, फ्लावर को छोड़िए तो मिल्की सब्सटेंस रिलीज होगा, तो वो भी है। अब बाकी तो आप प्लांट जानते नहीं है, जो कॉमन प्लांट थे वो मैंने आपको बता दिए। इवन अफीम भी जो बेसिकली निकल रहा है दैट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ लेटेक्स, है ना।
ओपियम का जो प्लांट है, पॉपी प्लांट, पापावर सोमेनिफेरम, तो आपने पढ़ा है 12th में या पढ़ोगे आगे कि वो भी जो निकल रहा है ओपियम जो प्रोडक्ट है, अफीम जिसे हम बोलते हैं, वो भी उस प्लांट का लेटेक्स है, मिल्क लाइक सब्सटेंस है। ओके, मनी वर्मा। सो प्रवीण ने लिखा है कि फॉर्मेशन ऑफ पैरेन्काइमा इज कंपलसरी। यस, यही आपको बताया मैंने, और सर नेम तो नहीं पता। ठीक है, तो आपको पैरेन्काइमा बनाना ही बनाना होगा। जैसे आगे हम जितने भी टिश्यू बनाएंगे तो बिना पैरेन्काइमा से होके हम आगे तक नहीं पहुंच सकते, तो पैरेन्काइमा इज मस्ट। ठीक है, अब पैरेन्काइमा कहां प्रेजेंट होगा? मेजर कंपोनेंट विद इन द ऑर्गन। आप किसी भी प्लांट पार्ट में जाइए, रूट से लेके फ्लावर तक, फ्रूट तक, हर जगह पैरेन्काइमा है। कोई ऐसा प्लांट ऑर्गन, रूट, स्टेम, लीफ, बड, ब्रांचेस, फ्लावर, फ्रूट, सीड, सब जगह पैरेन्काइमा है। बिना पैरेन्काइमा के कोई बनेगा ही नहीं। जैसे अगर शायद मैं बोलूं कि एनिमल सिस्टम में क्या एपिथेलियम के बिना कोई स्ट्रक्चर बनेगा, आई डोंट नो, बट जहां तक मेरी नॉलेज है मुझे लगता है एपिथेलियम टिश्यू सब में प्रेजेंट होगा। बिना एपिथेलियल लाइनिंग के शायद कोई बॉडी पार्ट नहीं बनेगा। लंग्स में भी है, लिवर में भी है, किडनी में भी है, हार्ट में भी है, सब जगह एपिथेलियल टिश्यू आएंगे शायद। प्लांट के लिए आई एम श्योर, क्योंकि वो मेरा काम है। प्लांट के लिए ऐसे ही पैरेन्काइमा है। आप कोई भी प्लांट पार्ट बनाएंगे तो बिना पैरेन्काइमा के वो प्लांट पार्ट नहीं बन सकता, तो पैरेन्काइमा जो है वो मस्ट हो गया है ना। अब पैरेन्काइमा की खास बात क्या है, पैरेन्काइमा कैसे दिखाई देता है, पैरेन्काइमा के और काम क्या है, वो हम देखते हैं अपने हिसाब से। तो जब आप पैरेन्काइमा बनाएंगे तो इट लुक्स लाइक कि ऐसे है, ये सब पैरेन्काइमा है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर आप यहाँ पे सेल्स को देखोगे तो सेल्स कैसी होती हैं, तो मेरा डायग्राम है, आपको याद रखना है कि ये आइसोडाइमेट्रिक होती हैं, सेम डायमीटर की, सिमिलर। सेल्स कैसी है? आइसोडाइमेट्रिक की। शेप कुछ भी हो सकता है, दे में बी स्फेरिकल, ओवल, पॉलीगोनल, व्हाटएवर एल्स, कुछ भी शेप जो भी हो, सेल्स का डायमीटर कैसा होगा? एक जैसा होगा। तो सेल्स आर आइसोडाइमेट्रिक, है ना। तो ये दीपांशु ने लिखा है पैरेन्काइमा इज फंडामेंटल टिश्यू। यस, पैरेन्काइमा सब में प्रेजेंट है, तो फंडामेंटल टिश्यू कहलाता है वो, है ना। फिर दूसरी चीज क्या है, अब क्योंकि ये मेरिस्टम से बनी और मेरिस्टमेटिक सेल के अंदर जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज की होगी, वो भी थिन सेल वॉल होगी। ऐसे यहां पे भी है, क्योंकि ये मेरिस्टम से तुरंत बने हैं, तो इनमें भी अगर आप इनकी सेल वॉल बनाओगे तो इनकी सेल वॉल कैसी है? दिस इज थिन, अभी बहुत ज्यादा डेवलप नहीं हुई है, और केमिकली कैसे है? मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, तो थिन सेल्यूलोजिक सेल वॉल होगी, ये इनका कैरेक्टरिस्टिक है। तीसरी चीज क्या है, इन मोस्ट ऑफ द केस में दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय इंटरसेल्युलर स्पेस। अगर आप देखोगे तो ये सेल्स के बीच का स्पेस है, जहां पे मैंने डॉट्स बना दिए, डिफरेंट सेल्स हैं जिनके बीच में ये स्पेस क्रिएट हो रहा है, क्योंकि सेल्स आइसोडाइमेट्रिक होंगी। अगर ओवल या स्फेरिकल बनाओगे तो ये अलग अलग एंगल से बनाओगे तो उस हिसाब से ये आएंगे। तो ये स्ट्रक्चर क्या है? दिस इज इंटर सेलुलर स्पेस, ये इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ना। दिस इज मोस्टली प्रेजेंट, है ना। इंटरसेलुलर स्पेस उनके अंदर होगा ही होगा। और जहां तक बात है इनके मेन फंक्शन की, इनका प्राइमरी फंक्शन क्या है? प्राइमरी फंक्शन मतलब मेन फंक्शन हो गया, है ना। अगर हम प्राइमरी फंक्शंस की बात करें तो दो, एक तो है इनको टू स्टोर फूड, ये फूड स्टोरेज के लिए जाने जाते हैं, और दूसरा है ये शॉक एब्जॉर्बर कहलाते हैं, स्पंज के जैसे हैं, शॉक को एब्जॉर्ब करने में, स्पंज लाइक, दबा दीजिए, हटा दीजिए। प्लांट को कोई डैमेज ना हो तो इसलिए उस जगह को वो पैरेन्काइमा से फिल करता है। प्लांट में कोई इंजरी होगी तो वहां पे पैरेन्काइमा आके उस जगह को भर देगा। तो ये शॉक एब्जॉर्बर का भी काम करते हैं और फूड को स्टोर करते हैं। जहां भी पैरेन्काइमा लिखा है वहां पे फूड स्टोरेज इज मस्ट, सीधी सी बात है। पैरेन्काइमा है तो स्टार्च को स्टोर करेंगे। प्लांट सेल का रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है? स्टार्च। तो प्लांट में जो स्टार्च का एक्यूमुलेशन है वो यूजुअली उनके पैरेन्काइमेटस टिश्यू के अंदर ही प्रेजेंट होता है। ये कुछ पॉइंट हैं जो पैरेन्काइमा को प्रॉपर्टीज के हिसाब से आप समझ सकते हैं कि पैरेन्काइमा कैसा है। सेल्स आइसोडायमेट्रिक है, सेल वॉल थिन सेल्यूलोजिक है, इंटरसेलुलर स्पेसेस यूजुअली प्रेजेंट होंगे,
और फूड को स्टोर करेंगे और शॉक एब्जॉर्बर का काम करेंगे। अभी हम मॉडिफिकेशन की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम केवल मेन फंक्शंस की बात कर रहे हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या ऐसा कोई पैरेन्काइमा हो सकता है जहां पे इंटरसेलुलर स्पेस ना हो? सबा खान ने पूछा है एरनकाइमा क्या होता है। बेटा पहले मेरे क्वेश्चन का आंसर, फिर आपके क्वेश्चन का आंसर। माय क्वेश्चन इज वेदर पैरेन्काइमा विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस एग्जिस्ट। क्या बिना इंटरसेलुलर स्पेस का पैरेन्काइमा होगा, और होगा तो कैसे पॉसिबल है? बताओ। पैरेन्काइमा विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस, है ना, ये क्वेश्चंस आपको अपने आप करने होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलरेडी एग्जाम का क्वेश्चन है। अब सोचना आपको है, एनसीईआरटी ने कोई सीधे सीधे नहीं लिखा हुआ है, बट इनडायरेक्टली तो आप समझ ही सकते हो उसको। कहां पे होगा, क्या पॉसिबिलिटी है कि हम पैरेन्काइमा को बिना स्पेस के बना पाए? यस तो हो गया, इट विल नॉट एग्जिस्ट तो गलत हो जाएगा सरफराज। बाकी सदफ, निधि, मीनू, सबा, फरहीन, शिवानी, प्रशांत सबका यस है। ब्यूटी। अब यस में ये बताओ कि कहां, कैसे पॉसिबल है, आप पैरेन्काइमा को कैसे बनाओगे बिना स्पेस के? पैरेन्काइमा विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस कैसे आएगा? सरफराज ने पूछा है कैसे होगा सर। बाकी सरफराज को छोड़ के और लोग बताओ कैसे होगा। निधि ने लिखा है कॉर्टेक्स। बेटे कॉर्टेक्स में तो और ज्यादा स्पेस होता है। कॉर्टेक्स को तो बोलते हैं लूजली अरेंज पैरेन्काइमा, और अगर आप लूज कर दोगे तब तो फिर वो और ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करेगा। कॉर्टेक्स तो हो ही नहीं सकता आंसर। कुछ और? एनी अदर पॉसिबिलिटी? सोच के देखो। नहीं सर, शेप चेंज होगी तो पॉसिबल होगा। मैं शेप नहीं चेंज कर रहा, शेप तो यही है, आप चेंज करके देखो अपने हिसाब से, सोच के देखो ना कि स्फेरिकल बनाओगे, ओवल बना लो, पॉलीगोनल बना लो, क्या कोई पॉसिबिलिटी ऐसी आएगी? अंशिका सकलानी ने लिखा है एपिडर्मिस, सदफ ने लिखा है एपिडर्मिस। आंसर तो ठीक हो गया आपका, सोच समझ के सही हो गया कि एपिडर्मिस के पैरेन्काइमा में, एपिडर्मिस पैरेन्काइमेटस होती है, पैरेन्काइमा से बनती है, और उसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। बट कैसे पॉसिबल हुआ? पैरेन्काइमा आर रिच इन डेंस साइटोप्लाज्म एंड पजेस प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। ये तो बेटा एनसीईआरटी की लाइन उठा के आपने पेस्ट कर दी इस पे। इसका मतलब स्पेस से क्या है? ये तो सेल के अंदर की बात हो गई कि साइटोप्लाज्म डेंस है और एक बड़ा सा न्यूक्लियस होगा, नथिंग स्पेशल। मैं तो बात कर रहा हूं कि दो सेल के बीच में स्पेस नहीं आएगा, ये कैसे बनेगा? सर्कुलर में होंगे हमेशा स्पेस रहेगा। मैं नहीं रखूंगा, मैं सर्कल में बनाऊंगा बट स्पेस नहीं आएगा। बनाऊं क्या? बना लो, देखो कहां बनाता हूं। यहां ये सर्किल है, 1 2, ये लीजिए, बताइए कहां स्पेस आएगा? फ्लैट, फ्लैट नहीं कर रहा, क्लोजली पैक्ड होगा, इसमें स्पेस नहीं आएगा। क्लोजली पैक में अगर आपने बोला तो, अगर मैं क्लोजली पैक करूंगा तो नीचे व्हाइट से बना दे रहा हूं ताकि आपको दिखाई दे। लाइक दिस, तो स्पेस तो आ जाएगा यहां पे, स्पेस केवल ये। दिस इज कॉल्ड सिंगल लेयर्ड, ये नहीं आना है। अगर पैरेन्काइमा को एक लेयर का बनाओगे, क्योंकि नीचे तो कोई और लेयर है ना, नीचे पैरेन्काइमा नहीं है। लाइक नीचे मैं मान दूं कि नीचे कॉलनकाइमा है, अभी आप कॉलनकाइमा बनाओगे, मान लीजिए ये दूसरा टिश्यू है, ये पहला है, तो अगर पैरेन्काइमा सिंगल लेयर हुआ, शेप कुछ भी रख लीजिए, मैटर ही नहीं करता ना। आप बैरल शेप बना दो तब भी कुछ नहीं है। वो दीपांशु ने लिखा शायद, या उससे पहले किसी और ने भी लिखा था कि अगर बैरल शेप बना दे हम, तो बैरल मतलब ढोलक के जैसा, ये लीजिए
इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि ये बैरल शेप है, इंपॉर्टेंट ये है कि ये एक लेयर का है। बिकॉज अगर आपने इसके नीचे बैरल बना दिया तो स्पेस आ गया ना। ये तो स्पेस आ गए ना। कब नहीं आएगा? जब दूसरी लेयर ही मत बनाइए। जहां जहां पे सिंगल लेयर्ड पैरेन्काइमा होगा, सिंपल क्वेश्चन था मेरे हिसाब से, आपको बस सोचना क्या है कि जब आप एक लेयर का पैरेन्काइमा बनाओगे तो स्पेस आएगा ही नहीं। कैसे आएगा? बाहर तो येलो लाइन के बाहर एयर है, ये कुछ है ही नहीं। नीचे जो है वो पैरेन्काइमा नहीं है, कोई और टिश्यू है। और टिश्यू होगा तो और प्रॉपर्टी होगी। तो जब सिंगल लेयर्ड पैरेन्काइमा बनाओगे तो डेफिनेटली स्पेस नहीं आएगा। अब सिंगल लेयर्ड पैरेन्काइमा एपिडर्मिस होता है, सिंगल लेयर्ड पैरेन्काइमा एंडोडर्मिस होता है, सिंगल लेयर्ड पेरिसाइकिल होती है, और भी बहुत सारे पार्ट आप पढ़ेंगे। जहां जहां पे आपको पढ़ाया जाएगा कि सिंगल लेयर्ड पैरेन्काइमा है तो डेफिनेटली उसका मतलब हो गया कि वहां इंटरसेलुलर स्पेस नहीं हो सकते। अगर आपने डबल लेयर भी बनाया तो स्पेस आ जाएगा। आप बना के देख लीजिए, जैसे चाहे वैसे इमेजिन कर लीजिए इस बात को कि अगर आप 2 लेयर बनाइए, 3 बनाइए, मोर देन 2 बनाइए, इन ऑल द केस स्पेसेस विल बी देयर। बट अगर आप एक सिंगल लेयर ड्रॉ करते हैं तो इसमें स्पेस आएगा ही नहीं। आप करके देख लीजिए। अगर स्पेस आया भी तो पैरेन्काइमा और नीचे जो दूसरा टिश्यू है उन दोनों के बीच में होगा, पैरेन्काइमा के बीच में कहीं नहीं आ रहा। तो इसलिए जहां जहां सिंगल लेयर्ड पैरेन्काइमा है वहां वहां स्पेसेस नहीं होंगे। तो अगर ये कहा जाए कि स्पेस कहां नहीं होंगे तो उसका आंसर हो गया सिंगल लेयर्ड पैरेन्काइमा, जिसमें स्पेस नहीं होते, है ना। सरफराज ने क्या लिखा है? नीचे दूसरी लेयर किसी और चीज की होगी तभी पॉसिबल है। यस, तो वो तो मैंने आपको बताया ना कि हम तो केवल पैरेन्काइमा पढ़ रहे हैं, मुझे पता ही नहीं नीचे क्या है। बट पैरेन्काइमा नहीं है, ये फिक्स है। नीचे कॉलनकाइमा हो या नीचे स्केलेरनकाइमा हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे या नीचे कोई और टिश्यू हो, मुझे सिर्फ ये पता है कि ये पैरेन्काइमा नहीं है। पैरेन्काइमा नहीं है तो बात खत्म हो गई, है ना। पैरेन्काइमा होगा तो फिर डिपेंड करेगा कि उसमें इंटरसेलुलर स्पेस हो या ना हो। सिंगल लेयर्ड है तो नहीं होंगे, मल्टी लेयर्ड बनाओगे तो उसमें स्पेस आ ही जाएंगे, है ना। इस तरीके से लॉजिकली अप्लाई करके, हालांकि आंसर जो आप एपिडर्मिस आपने लिखा वो राइट था, बिकॉज एपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड होती है। सिंगल लेयर्ड होती है, पैरेन्काइमा से बनती है। सिंगल लेयर्ड पैरेन्काइमेटस एपिडर्मिस कहलाती है। एपी मतलब बाहर, अबव ऊपर, डर्मा मतलब लेयर, तो ऊपर की लेयर सिंगल लेयर्ड होगी तो दैट विल बी एपिडर्मिस। क्लियर? ये हो गया प्राइमरी फंक्शन, फूड को स्टोर करना, शॉक एब्जॉर्बर का काम करना। उसके अलावा ये क्या काम करेंगे पैरेन्काइमा, उनको देखते हैं मॉडिफिकेशन में। अब अभी आपने जो पहले पूछा था सबा ने कि सर एरेन्काइमा क्या होता है, तो वो भी आपकी चीज यहाँ पे पूरी हो जाएगी, है ना, कि व्हाट इज एरेन्काइमा, है ना। मॉडिफिकेशंस क्या क्या पैरेन्काइमा के हो सकते हैं अपार्ट फ्रॉम फूड स्टोरेज? पैरेन्काइमा और क्या काम कर सकता है? अगर मान लीजिए पैरेन्काइमा में एयर हो जाए, एयर फिल्ड पैरेन्काइमा, जहां पे आपने इंटरसेलुलर स्पेस बनाया है ना, वहां पे आप एयर को भर दीजिए। तो जब आप एयर को भर दोगे तो उसे टेक्निकल टर्म में क्या बोलेंगे? एरेन्काइमा बोलते हैं। एरेन्काइमा क्या है? दिस इज पैरेन्काइमा फिल्ड विद एयर। और एयर कहां होगी? सेल के अंदर नहीं, सेल के बीच के स्पेस में होगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे? एरेन्काइमा बोलेंगे। कहां प्रेजेंट होगा? एग्जाम्पल, जो हाइड्रोफाइट तैरते हैं, फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स, बिकॉज फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स को बायोन्सी प्रोवाइड करनी है ना, उन्हें तैरने में ऊपर हेल्प करनी है। तो प्लांट को हल्के करने के लिए क्या किया नेचर ने कि उनके पैरेन्काइमा में एयर भर दी। जब एयर भर देंगे तो बायोन्सी हो जाएगी, और बायोन्सी की वजह से वो आसानी से फ्लोट कर सकते हैं। तो दैट टिश्यू इज कॉल्ड एरेन्काइमा, उसको आप नाम दे सकते हैं। एनसीईआरटी में वर्ड एरेन्काइमा नहीं है, बट ये जरूर लिखा है कि वो बायोन्सी प्रोवाइड करने में हेल्प कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर मान लीजिए पैरेन्काइमा का काम क्या है? फूड स्टोर करना। फूड स्टोर किस में होता है? अगर हम सेल ऑर्गेनेल के हिसाब से कहें तो उसमें हमें ल्यूकोप्लास्ट होगा। अब यहाँ पे क्या है कि ल्यूकोप्लास्ट को कन्वर्ट करके अगर आप क्लोरोप्लास्ट बना दें, पैरेन्काइमा विद क्लोरोप्लास्ट, दिस इज पैरेन्काइमा विद क्लोरोप्लास्ट, तो फिर क्या होगा? फूड को स्टोर करने की जगह ये फूड की सिंथेसिस करना शुरू कर देंगे, फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगी। तो फिर यहां इसको नाम क्या दे दिया गया? ये क्लोरोप्लास्ट है तो दैट विल बी कॉल्ड क्लोरेन्काइमा। ये क्या बन गया? क्लोरेन्काइमा, CHLO।
ओके, सरफराज ने लिखा है सर ये सिक्रीशन के करेंगे किसी चीज का या नहीं? वो डिपेंड करता है, सिक्रीटरी होगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, है ना। सो पैरेन्काइमा विद क्लोरोप्लास्ट अगर है तो क्लोरेन्काइमा वर्ड आ जाएगा, है ना। और फिर फोटोसिंथेसिस शुरू करेंगे। जैसे लीफ में आप पढ़ते हैं मीजोफिल सेल्स, लीफ की जो मीजोफिल सेल्स होती हैं उनमें फोटोसिंथेसिस होती है, मीजोफिल सेल्स ऑफ लीफ या मीजोफिल्स ऑफ लीव्स। तो लीव्स में जो मीजोफिल सेल हैं वो बेसिकली क्या कहलाती है? क्लोरेन्काइमा। टिश्यू के हिसाब से क्लोरेन्काइमा बोलेंगे, या कह दीजिए कि पैरेन्काइमा है जिनमें क्लोरोप्लास्ट आ गया रादर देन ल्यूकोप्लास्ट, क्योंकि फूड स्टोर हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, तो वहां ल्यूकोप्लास्ट होना चाहिए सेल्स में, बट डेवलप कर लिए क्लोरोप्लास्ट, तो फोटोसिंथेसिस करना शुरू कर देंगे, तो क्लोरेन्काइमा वर्ड आ जाएगा। ऐसे ही अभी आपने पूछा तो मैं आपको लिख दे रहा हूं, हाइड्रोफाइट्स पानी में होते हैं लेकिन कभी सड़ते तो है नहीं। कोई भी हाइड्रोफिटिक प्लांट को अगर आप देखोगे पानी से निकालो ना, विस्कस होता है, चिपचिपा सा होगा। जितना प्लांट पानी के कांटेक्ट में आएगा प्लांट पार्ट, उतना वो विस्कस होगा। तो वो उस विस्कस नेचर की वजह से बैक्टीरिया फंगी उस प्लांट को डिग्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि बीच में वो स्लाइमी लेयर आती है। अब वो स्लाइमी लेयर कहां से आएगी? तो वो पैरेन्काइमा है जो म्यूसिलेज बनाती है ना। जैसे पैरेन्काइमा सिक्रीटिंग म्यूसिलेज, तो इसको हम बोल देते हैं म्यूसिलेज पैरेन्काइमा। अगेन एग्जाम्पल हाइड्रोफाइट्स, जो पानी में पौधे हैं उनमें। और इसकी वजह से क्या होगा? जो माइक्रोबियल डिग्रेडेशन होना चाहिए, जो बैक्टीरिया फंगी प्लांट को डिग्रेड करने चाहिए, वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बीच में वो स्लाइमी लेयर आ गई। मान लीजिए रूट है, तो ये रूट है और ये स्लाइमी सिक्रीशन है, ये बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया स्लाइमी सिक्रीशन के कांटेक्ट में आ रहा है, रूट के कांटेक्ट में नहीं। तो दैट स्लाइमी मटेरियल प्रोवाइड प्रोटेक्शन, बट रिलीज कहां से हुआ? रूट में जो पैरेन्काइमा था वहां से रिलीज हुआ। तो जिन सेल्स ने म्यूसिलेज बनाया, जिन पैरेन्काइमा की सेल्स ने म्यूसिलेज बनाया, दोज विल बी कॉल्ड म्यूसिलेज पैरेन्काइमा, और ये भी हाइड्रोफाइट्स में प्रेजेंट होती है। तो ये भी एक तरीके का मॉडिफिकेशन हो गया, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही अगर मान लीजिए चौथा ऑप्शन मैं दे दूं कि जहां पे इंटरसेलुलर स्पेस है वहां पे हम कोई मटेरियल डिपॉजिट कर दें, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस डिपॉजिट कर दें, तो वो क्या होगा? वो स्पेस खत्म हो जाएगा, तो शॉक एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि फिर वो स्पंज के तरीके से बंद नहीं हो सकते। तो कॉम्पैक्टली अरेंज हो गए, क्योंकि जो स्पेस था वो सारा फिलअप आपने कर दिया। तो जब ये हो जाएगा तो प्लांट को स्ट्रेंथ मिलना शुरू हो जाएगी, तो उसे हम बोलते हैं प्रोजेनकाइमा। आप इसको इधर लिखिए, दिस इज पैरेन्काइमा विद मैकेनिकल स्ट्रेंथ। इसको आप क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड प्रोजेनकाइमा। ये है ना। तो ये क्या करेगी? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी, सेल्स कॉम्पैक्टली अरेंज हो गई, इसलिए ये पॉसिबिलिटी है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ के लिए कोई और टिश्यू होते हैं, बट देयर आर फ्यू प्लांट्स जिनमें पैरेन्काइमा क्योंकि बहुत ज्यादा कांटेक्ट में आ गए, इन क्लोज कांटेक्ट विद ईच अदर, स्पेस भी खत्म हो गया बिकॉज ऑफ मटेरियल डिपोजिशन, तो उनमें रेजिस्टेंस आ गया, एंड दैट रेजिस्टेंस प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द कंसर्न प्लांट पार्ट। तो इसलिए वहां पे टिश्यू को नाम स्पेसिफिकली आप बोल सकते हो प्रोजेनकाइमा, हालांकि वो एक तरीके का पैरेन्काइमा ही है। सो दीज आर द फ्यू मॉडिफिकेशन। इसमें जो स्टार्टिंग के दो हैं वो आप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा, तो वो जरूर याद रखिएगा। आप बाकी याद कर सकते हैं। इसके अलावा भी है, लाइक पैरेन्काइमा में अगर हम इनऑर्गेनिक मटेरियल को डिपॉजिट कर दें तो उसे आइडियोब्लास्ट कहते हैं। बस उन सबकी कोई ज़रूरत नहीं है आपको, जितने मैंने पढ़ाए उतना याद कर लीजिए, दैट इज़ क्वाइट इनफ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। सर पैलिसेड पैरेन्काइमा की, पैलिसेड का मतलब बेटा स्टैक होता है, इंग्लिश वर्ड है। जब इकट्ठा कर दोगे पैरेन्काइमा को तो पैलिसेड पैरेन्काइमा हो जाएगा। बाकी आप लीफ में पढ़ोगे, जब लीफ आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें पैलिसेड पैरेन्काइमा, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, जैसे मैंने बनाया वो स्पॉन्जी है, बिकॉज मैंने जो पैरेन्काइमा अभी आपको बना के दिखाया ये स्पंज के जैसा है, क्योंकि इसमें स्पेस आ रहा है, तो दिस विल बी स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। अगर मान लीजिए मैं ये कह दूं कि पैरेन्काइमा में मल्टी लेयर्ड है और स्पेस खत्म कर दूं लाइक दिस, ये सेल्स ऐसी है, ये पैरेन्काइमा है, नीचे जो है वो भी पैरेन्काइमा ही है, ये इसमें कोई स्पेस नहीं आएगा।
ये स्पेस नहीं है, तो ये इकट्ठा हो गया एक के ऊपर एक के ऊपर एक विदाउट स्पेस, मल्टी लेयर्ड ही है। तो इसको आप पैलिसेड, पैलिसेड का मतलब होता है स्टैक, ढेर, इकट्ठा, तो इसको आप बोलते हैं पैलिसेड। तो बस इसको नाम दे दिया गया पैलिसेड पैरेन्काइमा। और ये स्पंज के जैसा है, सो दिस विल बी स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, है ना। बाकी इसको आप आगे लीफ में पढ़ोगे, अभी आप जितना मैंने अभी आपको पढ़ाया वो ध्यान रखिए, है ना। तो सर एपिडर्मिस तो प्रोजेनकाइमा मल्टी लेयर्ड होगा बेटा, एपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड होती है। फिर वही बात है, समझिए, इट्स गुड, बट समझने का मतलब ये नहीं है कि कोई भी चीज कहीं भी अप्लाई कर दोगे, है ना, ऐसे तो गलत हो जाएगा। मेरे हिसाब से सिली मिस्टेक कह रहा है ये तो आपको इतने तो इमेजेस एनसीईआरटी में भी नहीं दी जितनी मैंने आपको बना के दिखा दी। तो आपको दिख रहा है ना कि अलग अलग लेयर बनाई गई हैं, और पैरेन्काइमा ही आपको पढ़ा रहा हूं तो नीचे कोई और लेयर नहीं है। तो जब प्रोजेनकाइमा बनता है तो मल्टी लेयर्ड होता है और एपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड होती है। तो सिंगल लेयर्ड के केस में मल्टी लेयर्ड कैसे अप्लाई कर दोगे आप? प्रोजेनकाइमा को तो ना बोल दोगे कि वो एपिडर्मिस जो है वो प्रोजेनकाइमेटस होती है। प्रोजेनकाइमा मतलब मल्टी लेयर्ड, एपिडर्मिस तो मल्टी लेयर्ड होती ही नहीं, कैसे अप्लाई कर दोगे? सदफ ने लिखा था कि एपिडर्मिस को प्रोजेनकाइमा कहेंगे क्या? एपिडर्मिस को प्रोजेनकाइमा नहीं कह सकते, एपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड पैरेन्काइमा होता है ना। ठीक है, तो ये हमारा पहला टिश्यू हो गया, दैट इज पैरेन्काइमा। इसको अगर आप वैसे देखेंगे कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से और क्या इंपॉर्टेंट है, अगर कुछ रह गया हो तो यहाँ पे लिखा था सेल्स जनरली आइसोडायमेट्रिक है, शेप कुछ भी है, स्फेरिकल, ओवल, राउंड, पॉलीगोनल, इलोंगेटेड, व्हाटएवर एल्स। सेल वॉल मैंने आपको बता दिया, थिन सेल्यूलोजिक सेल वॉल होती है। यहाँ लिखा है मे इधर बी क्लोजली पैक्ड हैविंग ए स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेस। अब जैसे यहाँ लिखा है एक्सेप्ट इन एपिडर्मिस, एपिडर्मिस को एपिब्लेमा भी कहते हैं, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल और पिथ में जो मेडुलरी रे होती हैं। इंपॉर्टेंट ये कि ये कॉम्पैक्टली अरेंज क्यों है, क्योंकि ये सब सिंगल लेयर्ड होती हैं। अगर आपने सिंगल लेयर्ड पैरेन्काइमा बनाया तो स्पेस खत्म हो जाएगा, यही आपको समझाया था। अब एनसीईआरटी ने ये लाइन लिखी है जो आपके सामने दिख रही है ना, एनाटॉमी के लिए, या कुछ चैप्टर ऐसे हैं जहां पे मैं आपको जो कंटेंट टाइप किया हुआ आपको स्लाइड में दिखाई देगा वो 99% एनसीईआरटी होगा, सो दैट आपको एनसीईआरटी की लाइन भी समझ में आए कि वो एक्चुअली कहना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि वो ऐसे नहीं पूछेंगे आपसे। एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है कि दे मे आइदर बी क्लोजली पैक्ड और हैव ए स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेस, फिर ब्रैकेट में लिखा है एक्सेप्ट इन एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, मेडुलरी रे वेयर द सेल्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज। अब अगर आपसे कहा जाए कि ऐसी एरिया जहां पे पैरेन्काइमा में स्पेस नहीं होते, तो एग्जाम्पल तो एनसीईआरटी से मिल जाएगा, लाइक एपिडर्मिस हो गई, एंडोडर्मिस हो गई, पेरिसाइकिल हो गई और मेडुलरी रे या पिथरेज हो गई। लेकिन ये क्यों ऐसा है, ये कैसे समझोगे? एनाटॉमी में जब आप आगे पढ़ोगे एनसीईआरटी में तो आपको बना के दिखाया है कि एपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड होती है, एंडोडर्मिस सिंगल लेयर्ड होती है, मेडुलरी रे सिंगल लेयर्ड होती है। तो क्योंकि वहां पे सिंगल सिंगल लेयर बनाई गई तो आपको उसको रिलेट करना है केवल कि यहाँ पे स्पेस क्यों खत्म हुआ, क्योंकि सिंगल लेयर्ड है। अगर आप मल्टीपल लेयर्ड बना दोगे तो स्पेस अपने आप क्रिएट हो जाएगा। इन चीजों के लिए क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही हुआ, लेकिन समझोगे कैसे? एनसीईआरटी ने सीधे सीधे नहीं लिखा हुआ है कि एपिडर्मिस क्योंकि सिंगल लेयर्ड है इसलिए स्पेस नहीं होता। बस यहां लिखा है कि एपिडर्मिस, इसमें स्पेस नहीं होता, और इसी चैप्टर में आगे कहीं लिखा है कि वो सिंगल लेयर्ड होती है। आपको दोनों को रिलेट करना था केवल, है ना। मेजर फंक्शन क्या थे? अभी हमने डिस्कस किया कि मेजर फंक्शन फूड को स्टोर करना है, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये अभी आप छोड़ दीजिए कैम्बियम वाला और जाइलम फ्लोएम का। मॉडिफिकेशन में आपको मैंने क्लोरेनकाइमा बताया, हैविंग क्लोरोप्लास्ट, मेसोफिल सेल्स में होगा फोटोसिंथेसिस के लिए। एरेनकाइमा अभी आपको बताया, एयर फिल्ड है, हाइड्रोफाइट्स में है, बायोन्सी प्रोवाइड करेंगे। प्रोजेनकाइमा बताया, थिक वॉल्ड हो गई, जैसे पेरिसाइकिल में मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, है ना, रेजिस्टेंस के हिसाब से। तो ये तीन मैंने आपको बता दिए। बीच में भी आपने पूछा था सिक्रीशन का, तो मैंने आपको म्यूसिलेज पैरेन्काइमा भी बता दिया था। जहां तक ऊपर की दोनों लाइन की बात है कि ये जाइलम फ्लोएम के अंदर भी होते हैं, जाइलम फ्लोएम के एलिमेंट्स आप पढ़ोगे तो जाइलम के पास इंडिविजुअल पैरेन्काइमा है अपना अलग से, और फ्लोएम के पास भी अपना अलग से पैरेन्काइमा होता है। सो दे आर एसोसिएटेड विद द वैस्कुलर टिश्यू, दैट इज जाइलम फ्लोएम। हम आगे देखेंगे इसको। और जब आप कैम्बियम पढ़ोगे, लाइक इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, वुंड कैम्बियम,
तो इन सबको बनाने में भी पैरेन्काइमा का रोल आएगा। अब जब आएगा कैम्बियम की बात, कैम्बियम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो सब हम लास्ट में देखेंगे, जहां से हमारा सेकेंडरी ग्रोथ टॉपिक स्टार्ट होगा। तो कैम्बियम जहां जहां आ रही है फिलहाल आप याद करते जाइए, आने वाली कुछ क्लासेस के बाद जब हम कैम्बियम पढ़ेंगे तो सब रिकॉल करके दोबारा से उसको डिस्कस कर लिया जाएगा, है ना। सेकंड वन इज, आप लोगों की दूसरी क्लास मेरे साथ है या नहीं, मुझे टाइम टेबल नहीं मिला, आप बताइए मुझे, कोई रिप्लाई करो। सेकंड क्लास बॉटनी की है या किसी और सब्जेक्ट की? नो किस चीज के लिए? सेकंड क्लास फिजिक्स की है? फिजिक्स की है, ओके। 11:15 से, तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। कल जब परसों क्लास होगी तो हम कॉलन काइमा और स्केलेरन काइमा पे मूव करेंगे, है ना। कि मेरे पास एक्चुअली अपडेट नहीं आई कि मुझे कितनी देर क्लास लेनी है ना। ठीक है ना। सो आज के लिए इतना ही। आपको टिश्यू मेरिस्टेमेटिक वाले पूरे अच्छे से पढ़ने हैं, और पैरेन्काइमा मैंने आपको करा दिया। पैरेन्काइमा तो इजी है, मेरिस्टेम वाला जो पैराग्राफ है बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, उनमें कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है आपको। एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस आते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, जितने भी हैं, कुछ बाहर का नहीं है, तो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको करके रखिएगा, है ना। आज के लिए इतना ही। देन thanks to all and have a nice day as usual.